एपिसोड 558। ये हुआ। इस महिला लिंग जियो ने अपने भाई को बचाया, लेकिन उसने माफी भी नहीं मांगी। इसके बजाय वह केवल क्यूफी के बारे में सोचता रहा। क्या प्यार में पड़ी महिलाएं सचमुच इतनी मूर्ख होती हैं? लेकिन भले ही वह मूर्ख थी, फिर भी वह ये क्यू की बहन और ये मो की बेटी थी। लिंग जियो को लगा कि उसे याद दिलाना जरूरी है, कहीं यह मूर्ख औरत फिर से परेशानी खड़ी न कर दे। हमने ये हुआ को देखने के लिए किसी को भेजा है, इसलिए आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। वह बस एक पल के लिए जुनूनी हो गई और धीरे धीरे उसे इसका पता चल गया। चलो खंडहरों के बारे में बात करते हैं। मैंने जानकारी पढ़ी होगी, है न? ये मो ने आह भरी। ये क्यू की घटना के कारण उसने वास्तव में अतीत में ये हुआ पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटाया था। यही कारण है कि मेरी बेटी ने वर्तमान में ऐसी मूर्खता की है, इसलिए वह अपनी बेटी पर ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहता था। लिंग जियो ने इस मामले पर संघर्ष जारी नहीं रखा, सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही जानकारी पढ़ ली है। मैंने कुछ बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत किया। सबसे पहले, खंडहर बहुत खतरनाक है, न केवल ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन के कारण, बल्कि इसलिए भी कि खंडहर में शक्तिशाली राक्षस हैं। दूसरा, हमारा मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन है, लेकिन अब हमें हुआंगजू को शामिल करना होगा। हम पहले उसका उपयोग कर सकते हैं और फिर खजाने को जब्त करने का अवसर ले सकते हैं। तीसरा, निर्वासित भूमि कभी शाश्वत ईश्वर के क्षेत्र का हिस्सा थी। बाद में रेगिस्तानीकरण के कारण बड़ी संख्या में शहर और देश इसमें डूब गए। यह अवशेष सोल आर्मर संप्रदाय नामक एक बल द्वारा छोड़ा गया था। चौथा, आत्मा कवच संप्रदाय आत्मा कवच का निर्माण करने में अच्छा है और इसकी तकनीक अनंत देव क्षेत्र में सर्वोत्तम है। और तथाकथित आत्मा कवच मार्शल आत्मा कवच है। युद्ध कवच विशेष रूप से मार्शल आत्माओं के लिए बनाया गया है। यह एक अत्यंत विशेष तकनीक है जिसके लिए पवित्र पैटर्न और संरचनाओं के साथ साथ शक्तिशाली आत्मा शक्ति के उपयोग की आवश्यकता होती है। पांचवां, यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आत्मा कवच संप्रदाय नष्ट हो गया, फिर भी इसने अपने पीछे कई शक्तिशाली मार्शल आत्माएं छोड़ दी, जिन्होंने संप्रदाय की रक्षा की। कानून के फूल और देवताओं के फल की रक्षा करने वाली मार्शल आत्माएं सभी शक्तिशाली दिव्य आत्मा क्षेत्र मार्शल आत्माएं हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, क्या कोई मार्शल आत्मा मानव शरीर के बिना अकेले अस्तित्व में रह सकती है? ये बोलते हुए लिंग जियो ने अचानक पूछा। वे अकेले अस्तित्व में नहीं हैं, वे वास्तव में योद्धा की आत्मा में निहित हैं। ये सभी मार्शल आत्माएं आत्मा कवच पहनती हैं और आत्मा कवच पर शक्तिशाली आत्मा कवच संप्रदाय की आत्मा छाप होती है। ये मो ने समझाया। युवा मास्टर की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है और विश्लेषणात्मक क्षमता भी बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भागों को सूचीबद्ध कर दिया कि यह बहुत सुंदर है। ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। लिंग जियो ने आह भरी। चाहे वह कितना भी होशियार क्यों न हो, बिना ताकत के वह हमेशा लोगों को शक्तिहीनता का तीव्र एहसास कराएगा। दिव्य आत्मा क्षेत्र की मार्शल आत्माएं वहां रक्षा करती हैं। इसे केवल ये मो और ये क्यू द्वारा ही हल किया जा सकता है। इसलिए उसने खंडहरों पर जाने में 3 दिन की देरी करने की योजना बनाई। वैसे भी इतनी शक्तिशाली चीज के साथ इसकी रक्षा करते हुए न तो कुंगशा राजा और न ही हुआंगजू इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आप अभी भी मछुआरे होने के लाभ प्राप्त कर सकें। तो फिर राजा कुंगशा कितना शक्तिशाली है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। यह मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें पता है, हम तीनों ने मिलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये मो कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। राजा कुंगशा तलवार राजा से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जितना आपने कहा। यद्यपि यह कहा जाता है कि 3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति उन्हें पीछे खींच सकता है। लिंग जियाओ का तात्पर्य कुत्ते राजा से है। वैसे मैंने तुम्हें क्यूईफी पर नजर रखने के लिए कहा था, सब कैसा चल रहा है? ये सवाल सुनकर ये मो अचानक कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वे मारे गए थे। निगरानी में रखे गए लोगों में से कोई भी नहीं बचा था। सारा खून चूस लिया गया था। ये तरीका कुंगशा राजा के अधीन जनरल सैंड क्रोकोडाइल द्वारा किए गए काम से बहुत मिलता जुलता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। लिंग जियो ने शुरू में अटकलों का समर्थन किया, लेकिन जैसे ही यह सुराग सामने आया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। क्यूई परिवार ने ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन के साथ मिलकर काम किया है, और यह भी संभव है कि ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन को इतने सालों से क्यूई परिवार द्वारा समर्थन दिया जा रहा हो।
कोई आश्चर्य नहीं कि क्यूई परिवार को राहत मिली है कि क्यूई यहाँ अकेली है। ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन की मदद से उसे वास्तव में किसी और के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। क्या ये मो को तब झटका लगा जब उसने लिंगजियो की अटकलें सुनी। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर कई विवरण वास्तव में उजागर हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उसकी सेना में कुछ योद्धा जो क्यूई परिवार के कट्टर विरोधी थे चुपचाप मारे गए। अंत में ये पता चला कि यह राजा कुंशा था जिसने ये किया था। ये मो ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस राजा कुंशा पर नफरत डाल दी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मूल रूप से क्यूई परिवार तलवार राजा की सेना पर कब्जा करने के लिए धीरे धीरे बाधाओं को दूर कर रहा है। ये बहुत क्रूर है। ये मो का चेहरा बेहद उदास था। क्यू परिवार, मैं आपसे असहमत हूँ। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सैनिकों से उतना ही प्यार करता था जितना अपने बेटों से। अपने कई आदमियों के मारे जाने पर वह क्रोधित क्यों नहीं होता। अब जब क्यूई ने राजा कुंशा के साथ सहयोग किया है तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। लक्ष्य केवल एक है, लिंगजियो ने व्यंग्य करते हुए कहा। तलवार राजा, खंडहर की यह यात्रा बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें केवल कुछ कुलीन लोगों की भर्ती करने की आवश्यकता है। इसके अलावा शहर को भी सतर्क रहना होगा। मुझे लगता है कि क्यूई के पास कुछ बैकअप योजनाएं होंगी। इसके अलावा आपको इन 3 दिनों के भीतर तलवार राजा की सेना से क्यूई परिवार के सदस्यों को खत्म करना होगा। क्या ये किया जा सकता है? युवा स्वामी, आप निश्चिंत रहिए। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि क्यूई परिवार ने वर्षों से किसे लगाया है, लेकिन हमने ये दिखावा किया कि हमने इसे नहीं देखा। मैं बस उन सभी को पकड़ना चाहता हूँ। ये क्यों मुस्कुराया? ठीक है, चूंकि मामला ऐसा है इसलिए इसे संभालना आसान है। मैं अंडरकवर एजेंटों को खत्म करने का काम तुम पर छोड़ता हूँ। ये क्यों? वरिष्ठ तलवार राजा, आपको जो करना है वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर के योद्धाओं को इकट्ठा करना है। आधे लोग तलवार राजा शहर की रक्षा के लिए रुके, बाकी आधा हिस्सा खंडहर में जा रहा है। क्या ये ठीक है? लिंगजियाओ ने सीधे व्यवस्था की। चूंकि येमो और ये क्यू ने उसकी बात मान ली थी, इसलिए इसमें विनम्रता की कोई बात नहीं थी। जैसा आपका आदेश हो। येमो और ये क्यू ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में गंभीरता देखी। लिंगजियाओ का आदेश स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था जिसने कभी युद्ध का अनुभव नहीं किया हो, और इसकी व्यवस्था उचित ढंग से तथा उनके मन में जो था उसके अनुरूप की गई। स्वाभाविक रूप से उन्हें आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इन 3 दिनों में स्वॉर्ड किंग सिटी के लिए एक संरचना भी स्थापित करना चाहता हूँ। यदि तलवार राजा, कृपया मुझे कोई भेजो। आखिरकार मैं इस तलवार राजा शहर से परिचित नहीं हूँ। लिंगजियाओ ने कहा। कोई बात नहीं। येमो ने अपने सबसे सक्षम लोगों को लिंगजियाओ की सहायता के लिए भेजा और लिंगजियाओ लोगों को लेकर चला गया। उसे जाते देख येमो खुद को रोक नहीं सका और आहें भरने लगा। इस बार शायद हमने वास्तव में सही व्यक्ति का पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से सब कुछ अच्छा हो गया और बुरी चीजें अच्छी चीजें बन गईं। हाँ, ये भाई लिंग न केवल अत्यंत प्रतिभाशाली है, बल्कि वह चिकित्सा कौशल, पवित्र पैटर्न और संरचनाओं में भी अच्छा है। वह बस सर्वशक्तिमान है। ये क्यू ने प्रशंसा भरी निगाहों से लिंगजियो की पीठ की ओर देखा और कहा। उसने मन ही मन इस उद्धारकर्ता की रक्षा अपने प्राणों से करने की शपथ ली थी। अगले 3 दिनों में लिंगजियो संरचना स्थापित करने में व्यस्त था और येमो और ये क्यू के पास भी अपने अपने मामले थे। तलवार राजा की सेना में छिपे चूहों को एक एक करके बाहर निकाला गया और मार दिया गया। अब जब हमने क्यूई परिवार से नाता तोड़ लिया है तो दयालु होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जासूस स्वयं विश्व में सबसे अधिक घृणास्पद प्राणी हैं। भले ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ जाएं और कैदियों को न मारें, लेकिन जासूसों को अवश्य मारना चाहिए। यू फिगुआ और लेंग मेई ने तलवार राजा येमो से कुछ अच्छी चीजें प्राप्त की और 3 दिन अभ्यास में बिताए। मुझे आशा है कि मैं खंडहरों की ओर जाने से पहले दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच सकूंगा। इस तरह वे लिंगजियाओ की अधिक तरीकों से मदद कर सकते थे। तीसरे दिन लिंगजियो के निवास से अचानक प्रकाश की 2 किरणें उठीं। एक चमकदार चांदनी, एक हरा प्राकृतिक प्रकाश। प्रकाश की 2 किरणें सैकड़ों फीट ऊपर उठीं। सहनशील। अंततः मैंने उन अच्छी चीजों पर खरा उतरा जो मुझे येमो से बेशर्मी से मिली थी। आप दोनों को सफलता मिली है। यू फांगहुआ और लेंग मेई को देखते हुए लिंगजियो खुशी से मुस्कुराया। अगर ये दोनों लोग इसमें सफल हो जाएं तो यह ऑपरेशन और भी अधिक सुनिश्चित हो जाएगा।
चलो चलें, ये मो और ये क्यू पहले से ही बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरों को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। दोनों ने सिर हिलाया, उठे और साफ सफाई की, फिर लिंगजियो के पीछे कमरे से बाहर निकले और सीधे शहर से बाहर चले गए। शहर के बाहर ये मो, ये क्यू और कुलीन योद्धाओं का एक समूह वहां इंतजार कर रहे थे। ये क्यू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इतना ही नहीं, 10 साल की बचत की वजह से उसने ठीक होने के बाद लगातार सफलताएं हासिल की हैं। उसकी शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंच गई है। उनकी उम्र में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो साधना के इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अत्यंत दुर्लभ है। पिछले 10 वर्षों में ये मो ने ये क्यू पर बहुत सारी चमत्कारी दवाइयां खर्च की हैं। हालांकि इसका अधिकांश भाग ये क्यू के शरीर में ऊर्जा के रूप में संग्रहित था। इसके अलावा ये क्यू ने कभी भी साधना नहीं छोड़ी। भले ही उसकी दिव्य ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सका, फिर भी वह दृढ़ रहता है। इस प्रकार की दृढ़ता संभवतः अन्य लोगों में बेजोड़ है। इस वजह से वह अब इतना मजबूत है। इस बार ये क्यू हमारा गुप्त हथियार है। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ तलवार राजा, आप कुंशा राजा से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपके लिए कुछ पवित्र पैटर्न बनाऊंगा जो आपके और कुंशा राजा के बीच की खाई को पाटने में सक्षम होना चाहिए। बाकी की चिंता मत करो, बस अपनी पूरी ताकत कुंशा राजा को दबाने में लगाओ। भले ही तुम उसे मार न सको, फिर भी तुम्हें उसे रोकना होगा। कुंशा राजा के अधीन रेत मगरमच्छ सेनापति और विषैले बिच्छू सेनापति को वरिष्ठों के अधीन स्वामियों को सौंप दिया जाएगा। क्या ये ठीक है? बेशक ये कोई समस्या नहीं है। मेरे अलावा हमारी तलवार राजा सेना में दिव्य आत्मा क्षेत्र के 2 स्वामी भी हैं जो जनरल रेत मगरमच्छ और जनरल जहरीले बिच्छू से कम नहीं हैं। ये दोनों मेरे सबसे मजबूत लेफ्टिनेंट हैं। हालांकि तलवार राजा सेना में कई लेफ्टिनेंट हैं, फिर भी एक रैंकिंग है। ये मो ने उत्तर दिया। अच्छी बात है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। बकवास बंद करो और तुरंत निकल जाओ। चला जाना। ये मो ने सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और सैकड़ों लोगों का एक दल सोल आर्मर संप्रदाय के खंडहरों की ओर बढ़ने लगा। टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जैसे रेगिस्तान में तेज बहाव हो। हालांकि उन्होंने दुश्मन को कम नहीं आंका और हमेशा छिपकर किए जाने वाले हमलों के प्रति सतर्क रहे। बस इतना ही है कि इस पहलू को लेंगमेई पर छोड़ देना ठीक है। हालांकि यह रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ बहुत सारे रेगिस्तानी पौधे भी हैं। यह उसके लिए बहुत सरल है। आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहर के पास एक प्राकृतिक भूमिगत गुफा है। राजा कुंशा ने इस स्थान को अपना अस्थायी शिविर माना। क्यू फेई इस समय वहां बैठी थी और राजा कुंशा से खंडहरों के बारे में बात कर रही थी। 3 दिन हो गए हैं और अंततः स्वॉर्ड किंग सिटी में कुछ हलचल हुई है। क्या हमें भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्यू ईफी अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह जल्द से जल्द लिंग जियाओ और येमो को मरते देखना चाहता था। तुम घबरा क्यों रहे हो? स्वर्ण क्षेत्र की राजकुमारी हुआंगत्सु पहले भी खंडहर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह अपमानित होकर बाहर आई थी। ये खंडहर थोड़ा अजीब है और खजाने को केवल एक पार्टी की शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हो सकता है मुझे अभी भी कुछ समय के लिए तलवार राजा सेना के साथ सहयोग करना होगा। वक्ता एक योद्धा था जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह काले कपड़े पहने हुए था। इस आदमी का चेहरा जन्मजात खलनायक जैसा है और वह चाहे जो भी भाव बनाए, ऐसा महसूस होता है कि वह कोई बुरा विचार सोच रहा है। उसकी आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन उसमें चालाकी और परिष्कार भरा हुआ था। ये कुंशा राजा है। यदि राजा कुंशा मूर्ख होते तो उन्हें बहुत पहले ही मार दिया गया होता और आज वे जीवित नहीं होते। तलवार राजा सेना के साथ सहयोग करें। क्यूई फेई ने भौहें सिकुड़ी। सच कहूं तो वह ऐसा होते देखना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप खंडहर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और आपको खजाना नहीं मिल सकता है, तो सिर्फ लिंगजियो और तलवार राजा को मारने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये सहयोग है। बेशक, जब आप सहयोग करते हैं तो आपकी योजना का क्रियान्वयन जारी रह सकता है। वास्तव में मैं भी वास्तव में ये मो को तलवार राजा शहर लौटने के बाद खंडहरों को देखना चाहता हूँ। राजा कुंशा ने उपहास किया। तुम मुझसे भी ज्यादा जहरीले हो। क्यूफी ने कुंशा राजा की ओर देखा और ठंडी हवा की सांस ली। सतह पर वह मुस्कुराहट के साथ सहयोग की बात कर रहा था, लेकिन गुप्त रूप से उसने अन्य लोगों की मान पर हमला किया। ये वास्तव में भयानक है। यही तो येमो ने मांगा था। 10 साल पहले मुझसे जो नफरत की गई थी, उसे मैं कभी नहीं भूल पाया हूँ। राजा कुंशा ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार निर्वासित भूमि के कई स्वामी मुझसे सहमत हो गए।
इन वर्षों में स्वॉर्ड किंग सिटी द्वारा उन पर नजर रखी जा रही है और वे बचकर नहीं जा सकते। लेकिन अगर तलवार राजा शहर नष्ट हो जाता है तो वे बच सकते हैं। यहाँ तक कि 4 लोकों और 9 लोकों जैसी जगहों पर जाना भी निर्वासन भूमि में रहने और कष्ट सहने से बेहतर है। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई समस्या नहीं है? तलवार राजा शहर इतने सालों से निर्वासित भूमि में खड़ा है और कोई भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं है। तुम भी नहीं, और बाकी लोगों में तो कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, उनकी तो बात ही छोड़िए। क्यू फेई ने भौहें सिकुड़ी। तो आप अभी भी बहुत युवा हैं और ट्विन एक्स सिटी के लोग भी कार्रवाई करेंगे। मेरा दत्तक पुत्र ये हान शुआंगफू शहर का स्वामी बन गया है। जब मैंने ये हान को अभ्यास के लिए जियानवांग शहर भेजा तो उसने अपनी भयानक प्रतिभा और बुद्धि का परिचय दिया। उसने वह सब कुछ सीख लिया है जो ये मुझ जानता है। राजा कुंगशा ने उदासीनता से कहा, शुआंगफू शहर के सहयोग के साथ साथ निर्वासित भूमि में उन आकाओं की घेराबंदी के साथ, जब तक जियानवांग शहर के पास इसकी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली गठन नहीं होता है तब तक इसे कब्जा करना केवल समय की बात है। निर्दयी, क्यू फेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और भारी स्वर में कुछ कहा। अब उसे जियानवांग शहर की चीजों की बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहरों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वासन की भूमि उतनी अराजक नहीं है जितनी लिंग जियाओ ने कल्पना की थी। हालांकि यह हत्या और लड़ाई से भरा है, लेकिन वास्तव में ये भी शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के समान ही एक समाज है। यहाँ के कैदी और साहसिक कार्य करने आए योद्धा मिलकर एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। वास्तव में केवल ब्लैक सैंड स्टॉर्म संगठन ही नहीं है, बल्कि कई बड़ी और छोटी ताकतें, यहाँ तक कि संप्रदाय और शहर भी हैं। बात बस इतनी सी है कि ये सभी इमारतें कैदियों द्वारा बनाई गई थीं। आत्मा कवच संप्रदाय की ओर भागने की प्रक्रिया में लिंग जियो कई शहरों से गुजरा। ये शहर नखलिस्तान पर बने हैं। हालांकि ये शहर बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन इनका एक पूरा मॉडल है। वहाँ बाजार और रेस्तरां हैं। ये पूर्णतः पूर्ण है। ये सचमुच छोटा है, लेकिन पूर्ण है। कई योद्धाओं ने तलवार राजा शहर से सेना को देखा। यद्यपि उनमें से अधिकांश की आंखों में घृणा थी, फिर भी उन्होंने कुछ भी करने का साहस नहीं किया। तलवार राजा ये मुंह अकेले ही उन्हें चौंका सकता था। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 100 लोगों की यह टीम पूरी तरह से आत्मिक क्षेत्र के मजबूत लोगों से बनी है। केवल लिंग जियाओ, लिंग मेई और यू फेंगहुआ ही आत्मा क्षेत्र में नहीं है। इन लोगों को तलवार राजा शहर के अभिजात वर्ग कहा जा सकता है। ये संपूर्ण निर्वासन भूमि में सबसे शक्तिशाली शक्ति भी है। यहाँ तक कि ब्लैक सैंड स्टॉर्म संगठन भी प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सड़क पर योद्धा तलवार राजा शहर में लोगों को देखकर डर गए थे कि कहीं छिप न जाएं। वहां तक पहुंचने की हिम्मत किसने की? लिंग जियो और अन्य लोगों ने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और तेजी से आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहरों की ओर चले गए। खंडहरों के कारण यहाँ बड़ी संख्या में योद्धा एकत्रित हुए हैं। खंडहर के बाहर एक बाजार भी था, साहसिक कार्य के लिए सामग्री और उपकरण बेचने में विशेषज्ञता। हालांकि स्वॉर्ड किंग सिटी और ब्लैक सैंड स्टॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ने सोल आर्मर सैक्ट के खंडहरों पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन सोल आर्मर सैक्ट के खंडहर इतने बड़े हैं कि उनके लिए ऐसा करना असंभव है। साधारण योद्धा तो केवल आने पर ही मर सकते हैं, लेकिन कुलीन स्वामियों की संख्या सीमित है। बाद में दोनों प्रमुख ताकतों ने आंखें मूंद लीं। आखिरकार उनका मुख्य दुश्मन एक दूसरे हैं, न कि वे छोटे चूहे। ये चूहे बस इतना ही कर सकते हैं कि अंदर जाकर कुछ तथाकथित खजाने निकाल लें। छोटे चूहे भले ही बहुत खुश हों, लेकिन वास्तव में दो प्रमुख ताकतों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बेशक अगर छोटे चूहों को सचमुच कुछ अच्छा मिल जाए तो दो बड़ी ताकतें उसे जरूर हड़प लेंगी। निर्वासन भूमि और शाश्वत ईश्वर क्षेत्र के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वहाँ कोई नियम नहीं है। जंगल का कानून सबसे बुनियादी स्थिति है। सामान्य तलवार राजा सेना के स्वामी जो आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहरों के पास तैनात थे, उन्होंने येमो को आते देखा और जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आए। क्या चल रहा है? येमो ने शेर ऊंट जानवर से उतरते हुए पूछा। जनरल क्यू, काली रेत के तूफान के दूसरी ओर कोई हलचल नहीं है, मानो वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। लेकिन कुछ दिन पहले वाइस एडमिरल क्यू फेई ने राजा कुंगशा से मुलाकात की। इसके अलावा राजकुमारी हुआंगत्सी लोगों को खंडहरों में ले गई, लेकिन जल्द ही बाहर आ गई। कुछ लोग मारे गए और ऐसा लग रहा था कि हालात बहुत बुरे हो गए हैं। आदमी ने जवाब दिया, सर, आपका अनुमान सही है। तब तो वह सचमुच राजा कुंगशा के साथ है, ये कमीना।
ये मो मूल रूप से क्यूफी से नाखुश था, लेकिन जब उसने सुना कि क्यूफी को वास्तव में राजा कुंगशा के साथ रहना होगा तो उसे अचानक हत्या का इरादा महसूस हुआ। यह उम्मीद के मुताबिक ही है। जनरल पहले सभी के आराम करने की व्यवस्था करेंगे और कल आधिकारिक तौर पर खंडहर में प्रवेश करेंगे। लिंग जियो ने पहले अकेले ही जांच करने की योजना बनाई। उनमें अतिशय जीवित रहने की क्षमता है जिसकी तुलना ये मो भी नहीं कर सकता। एक बार जब आप खतरे का सामना करते हैं तो आप समय रहते बच निकल सकते हैं। समझ गया, आप सभी को आराम करने के लिए कहें, मैं युवा स्वामी के साथ चलूंगा। ये मो को सिर्फ लिंग जियाओ की चिंता थी। आखिरकार हुआंग जू और क्यूफी दोनों ही लिंग जियाओ की जान चाहते थे। उसके लिए आपके साथ रहना अधिक उचित होगा। अपने आदमियों से सभी को आराम करने के लिए कहने के बाद वह लिंग जियो का पीछा करते हुए उस क्षेत्र में घूमता रहा। यहाँ बाजार में बिकने वाली अधिकांश चीजें बाहर से लाई गई सामग्रियां और उपकरण हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो किसी ने खंडहरों से बनाई हैं। उनमें से अधिकांश का कोई खास महत्व नहीं है और कुछ के काम भी अज्ञात हैं। ये भी पता नहीं है कि उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। ये लोग इसे नहीं समझ सकते और इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे बस इन स्क्रैप धातुओं को ऊंचे दामों पर बेचना चाहते हैं। हे युवा गुरु, आपकी एक नज़र से ही पता चलता है कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। मेरे पास यहाँ एक खजाना है जो मुझे अभी खंडहरों से मिला है। एक नज़र डालो। लिंग जियाओ को एक विक्रेता ने रोका। उसकी सभी दुकानें टूटी फूटी थीं और कुछ तो स्पष्ट रूप से अनुपयोगी दिख रही थी, इसलिए वहां आने वाले लोग कम हैं। लेकिन लिंग जियाओ ये बता सकता था कि इस आदमी के स्टॉल में रखी चीजें कम से कम असली प्राचीन वस्तुएं थीं। आसपास की दुकानों पर मौजूद अन्य वस्तुओं के विपरीत ये स्पष्टतः नकली हैं। ये और अधिक आकर्षक है। लिंग जियो नीचे बैठ गया, अपनी ताइची आंखें खोली और ध्यान से कबाड़ को देखा। इस चीज को कैसे बेचा जाए? लिंग जियो ने अचानक टूटी हुई तलवारों में से एक की ओर इशारा किया। युवा मास्टर की दृष्टि वास्तव में बहुत अच्छी है। इस टूटी हुई तलवार पर टूटने से पहले 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न थे। यद्यपि यह टूटा हुआ है, फिर भी इसका कुछ शोध मूल्य अवश्य होगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 100 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दे दो। विक्रेता ने मुस्कुराते हुए कहा। पैसे लूट रहे हो? इससे पहले कि लिंग जियो कुछ बोल पाता, ये क्यू ने कहा, भले ही यह कभी 6 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार था, लेकिन अब ये सिर्फ स्क्रैप धातु का एक टुकड़ा है। 100 उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थरों की तो बात ही छोड़िए, एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक पत्थर भी इसके लायक नहीं हो सकता। बूढ़े विक्रेता का चेहरा लाल हो गया। केवल वही जानता था कि यह शेर के मुंह की वजह से था या नहीं। एक उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर, क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। ये बहुत कम है, चलो और जोड़ते हैं। मेरे भाइयों ने इसमें जाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। विक्रेता कड़वी मुस्कान के साथ बोला, चलो ऐसा करते हैं। तुम मुझे 10 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दोगे और ये चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। 5। लिंग जियाओ ने अपना भाव बदले बिना कहा, ठीक है, सौदा मंजूर। तानफा ने अपने दांत पीस लिए और वह चीज लिंग जियाओ को देने ही वाला था। अचानक एक कष्टप्रद आवाज गूंजी, हाँ, मैं कौन हूँ? ये तलवार राजा सेना का कोई व्यक्ति निकला। क्या एक ईमानदार सड़क विक्रेता को धमकाना शर्मनाक नहीं है? मुझे तुम्हारी टूटी हुई तलवार चाहिए और मैं तुम्हें 10 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और वक्ता की ओर देखने लगा। निश्चित रूप से ये वह व्यक्ति क्यूफी था। इस आदमी ने फिर भी हिम्मत करके यहाँ आने की कोशिश की। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये मो गुस्से में उसे मार डालेगा? या राजा कुंगशा भी आ रहे हैं? ये सोचते हुए उसने अपनी ताइची आंखें खोली और भीड़ की ओर देखा। सचमुच एक शक्तिशाली आभा उसके चेहरे पर आ गई। कुंगशा राजा सचमुच यहाँ है। तुम कुतिया, तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत करती हो? क्या तुम मरना चाहती हो? ये मो सचमुच क्रोधित था। आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं। यदि क्यूफी नहीं आई होती तो वह इतना क्रोधित नहीं होता, लेकिन क्यूई फे तो बस कृतघ्न थी। भयावह आभा क्यूई फी की ओर बढ़ी, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर थी। वह येमो की भयावह आभा का विरोध कैसे कर सकता था? वह वही जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। येमो, तुम बूढ़ी चीज मुझे छूने की हिम्मत करती हो। मानो या न मानो, हमारा क्यूई परिवार पूरे तलवार राजा शहर को नष्ट कर देगा। हालांकि क्यूई फी को बहुत असहज महसूस हुआ, फिर भी वह एक नायक था और इस वजह से पीछे नहीं हटा।
वह सख्ती से चिल्लाया, तो फिर उन्हें आने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि कुत्तों के राजा के अलावा मुझे कौन मार सकता है। ये मो ने व्यंग्य किया। उसकी आभा बिल्कुल भी संयमित नहीं थी, और फिर उसने अपना पैर उठाया और क्यूईफी की ओर चला गया। राजा कुंगशा, आप अभी भी मजा देखना चाहते हैं? अगर मैं मर गया तो आप बेहतर नहीं होंगे। क्यूफेई अंततः डर गई और दहाड़ने लगी। ये मो, तुम तब भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हो। 10 साल बीत गए हैं और आप अभी भी पहले की तरह चिड़चिड़े हैं। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आप लंबे समय तक प्रसिद्ध नहीं रह पाएंगे। पागल रेत राजा अंततः प्रकट हुआ और उसकी शक्तिशाली आभा ये मो से टकराई। इसके बाद क्यूफेई ने गहरी सांस छोड़ी और स्पष्टतः वह काफी सहज महसूस कर रही थी। क्या ये पागल रेत राजा है? लिंग जियो ने अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा। मुझे डर है कि निर्वासित भूमि में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो तलवार राजा ये मो की ताकत से मेल खा सके। हाँ, वह पागल रेत राजा है, वह आदमी जिसने एक बार गोल्डन वू साम्राज्य के रक्तपात का कारण बना था। ये क्यू ने सिर हिलाया और अपनी आंखों में अत्यंत घृणा के साथ पागल रेत राजा को देखा। 10 साल, पागल रेत राजा ने उसे पूरे 10 साल तक कष्ट दिया। हालांकि वह अब लिंगजियो की वजह से सामान्य हो गया है, लेकिन उसके दिल में नफरत आसानी से गायब नहीं होगी। क्रेजी सैन किंग की उपस्थिति ने भी बाजार को थोड़ा अव्यवस्थित बना दिया। यदि वह यहाँ तलवार राजा से लड़ता है तो वह संभवतः पूरे बाजार को नष्ट कर देगा। टूटी तलवार पकड़े व्यापारी ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों के लोगों ने उसे रोक लिया। इस समय वे टूटी तलवार के लिए नहीं, बल्कि चेहरे के लिए लड़ रहे थे। हाँ मो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता। मैं आज आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ चर्चा करनी है। राजा कुंगशा ने अपनी सांस वापस लेने की पहल की, लेकिन अपनी सतर्कता में ढील नहीं दी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसने ये मो के बेटे ये क्यू को कितना दर्द दिया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये मो अचानक हमला नहीं करेगा। मुझे आपसे क्या बात करनी है? ये मो ने भी धीरे से अपनी सांस रोक ली। जिस क्षण कुंगशा राजा प्रकट हुआ, युद्ध शुरू होना असंभव था। उसका मिशन खजाने के लिए लड़ते समय कुंगशा राजा को रोकना है, यहाँ लड़ना नहीं। एक बार वे लड़ेंगे तो दूसरों को ही लाभ होगा। यद्यपि गुस्सा है, लेकिन इस बदले का इंतजार ही किया जा सकता है और बाद में बदला लिया जा सकता है। राजा कुंगशा, कृपया इसे याद रखना। यदि आप आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहरों में किसी से मुठभेड़ करते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा। ये मो ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हम दोनों में से किसी के लिए भी अकेले अपनी ताकत के आधार पर खजाना हासिल करना असंभव है। यदि आप खंडहरों की गहराई में जाना चाहते हैं और खजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सेना में शामिल होना होगा। राजा कुंगशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम सब साथ साथ चलते हैं। अंत में खजाना कौन प्राप्त कर सकता है, यह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपके साथ सहयोग करूं तो मेरा जीवन बहुत लंबा हो जाएगा? ये मो ने अपना सिर हिलाया। चाहे जो भी हो, उसके लिए कुंगशा राजा के साथ सहयोग करना असंभव था। जोखिम बहुत ज्यादा था। यदि आप वास्तव में अपने सहयोग में ईमानदार हैं तो आप इस मूर्ख क्यूईफी को वह चीज छीनने नहीं देंगे जो मैं खरीदना चाहता हूँ। इस समय लिंग जियाओ बोला। राजा कुंगशा ने अचानक लिंग जियो को देखा और अपनी नाक से कहा, मैं कौन हूँ? एक बेकार व्यक्ति जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर है, वास्तव में बात करने की हिम्मत करता है। आपको यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वह गोल्डन किंग और मेरा प्रतिनिधित्व करता है। क्या आपको लगता है कि वह योग्य है? ये मो ने उपहास किया। ओह, ये मो के शब्दों ने राजा कुंगशा को आश्चर्यचकित कर दिया। चाहे आप लिंग जियाओ को किसी भी नज़र से देखें, वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर साधना के चरम स्तर वाला एक घटिया योद्धा मात्र है। वह स्वर्ण राजा और तलवार राजा का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? वह गोल्डन किंग के बारे में नहीं जानता था, लेकिन अगर ये मो ने ये कहा तो कोई झूठ नहीं होगा। वह वही था जिसने राजा के अभिशाप को तोड़ा और ये क्यू को बचाया, है ना? राजा कुंगशा ने अचानक पूछा। यदि आप होशियार हैं तो यह वही है। ये मो ने सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, तुम सचमुच इस राजा के श्राप को तोड़ने में सक्षम हो। मैं तुम्हें बोलने की अनुमति देता हूँ। मिस्टर क्यू, ये तो बस एक टूटी हुई तलवार है, इसलिए इसे उससे मत छीनिए। यह कोई खजाना भी नहीं है। राजा कुंगशा ने लिंगजियो पर नजर डाली और फिर क्यूईफी से कहा। क्यूईफी बहुत दुखी था। इसकी वजह तलवार का टूटना नहीं था,
बल्कि इसलिए कि वह अपना सम्मान वापस पाना चाहता था। लेकिन राजा कुंशा ने ऐसा कहा और उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि यह सच है कि वह क्यूई परिवार का सदस्य है, कुंशा राजा सीधे कुत्ता राजा से आदेश लेता है और यहाँ तक कि दबाव डालने पर वह उसे मारने का साहस भी करता है। एक टूटी हुई तलवार खरीदने के लिए वास्तव में 5 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। आप इसे मुझे देना भी नहीं चाहते हैं, क्यू फेई ने अपने होठों को मोड़कर कहा। लिंग जियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अन्य लोग इस टूटी तलवार का रहस्य नहीं जानते, लेकिन वह जानता है। ताइची नेत्र ने टूटी तलवार में निहित रहस्यमयी पवित्र पैटर्न और संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देखा। हो सकता है कि इसका संबंध आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहरों से हो। 5 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर खरीदने से निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा। क्या अब आप काफी ईमानदार हैं? क्या हम सहयोग कर सकते हैं? राजा कुंशा ने पूछा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। तुम बच्चे, मजाक कर रहे हो। कुंशा राजा की आंखों में एक भयावह नजर थी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे साथ चाले चल रहा हूँ? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हर कोई तुमसे डरता है? लिंग जियाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं समझ सकता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सहयोग की बात करते हो, लेकिन अपने दिल में तुम चाहते हो कि हम तोप का चारा बने। बेटा, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगी क्योंकि ये मोह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अगर यह गोल्डन किंग होता तो मैं अभी भी थोड़ा सा सावधान हो सकता था, लेकिन ये मोह की ताकत मेरी जितनी अच्छी नहीं है। उस पर निर्भर होकर आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। राजा कुंशा ने उपहास किया। ऐसा जरूरी नहीं है, लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मानव प्रयास पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि यदि आप वास्तव में हताश हैं तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, कितना दिलचस्प आदमी है। मेरे हाथों में मत पड़ो, अन्यथा मैं चाहता हूं कि तुम हर प्रकार के विषैले दर्द का स्वाद चखोगे। उस बच्चे ये क्यू को केवल 10 साल तक कष्ट सहना पड़ा। मैं तुम्हें जीवन भर जीने या मरने में असमर्थ बना दूंगा। कुंशा राजा ने उदास स्वर में कहा। आवाज किसी जहरीले सांप की दहाड़ जैसी थी। जब आप मुझसे मिले तो यह आपके साहसिक कार्य का अंत था। राजा कुंशा, 10 साल पहले किसी ने आपकी रक्षा की थी और आपको नहीं मारा गया था। 10 साल बाद मैं आपसे 10 साल पहले का कर्ज चुकाने के लिए कहूंगा। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। ये कहकर वह अचानक क्यू फी की ओर देखने के लिए मुड़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्यू फी, तुम्हारा भाग्य निश्चित रूप से उससे बेहतर नहीं होगा। तुम्हें बस अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का जिक्र करने की? क्यू फी का चेहरा बेहद क्रूर था। तो क्या हुआ अगर मैंने इसका जिक्र किया? आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मैं आपसे क्यों नहीं निपट सकता? मुझे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की लड़ाई पसंद है। आपका भाई क्यू हेंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये डींग मारने जैसा नहीं है। आप दिव्य शरीर के दायरे के केवल 6ठे स्तर पर हैं। तुम्हें मुझसे क्यों लड़ना चाहिए? मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर हूँ। आज कोई आपकी रक्षा कर रहा है। आप अहंकारी हैं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन इंतजार करके देखते हैं। लोगों को हमेशा शब्दों को याद रखने में परेशानी होती है। अकेले मत रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्यू फेई ने उग्रता से कहा। मेरा पराजित सेनापति अभी भी इतना अहंकारी होने का साहस कर रहा है। क्या आप भूल गए हैं कि वह मुझसे एक ही चाल में पराजित हो गया था? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्यू फी ने अपना मुंह खोला। उसका बुरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं कह सका। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि आप सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं किसी और को ही ढूंढ सकता हूँ। पागल रेत राजा ने उपहास किया और दूर चला गया। क्यू फेई भी जल्दी से पीछे पीछे चली गई। लिंग जियाओ और येमो द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद क्रेजी सैंड किंग और क्यू फी को सहयोग करने के लिए हुआंगजू मिल सकता है। हालांकि लिंग जियो इसे रोक नहीं सका। वरिष्ठ तलवार राजा, तुरंत खंडहर में प्रवेश करने का आदेश दें। लिंग जियो ने अचानक कहा जब उसने पागल रेत राजा को सामने पीली रेत में गायब होते देखा। समझा, ये मो एक चतुर व्यक्ति था और वह निश्चित रूप से लिंग जियो के आदेश का अर्थ समझता था। अब चूंकि क्रेजी सैंड किंग हुआंगजू के साथ सहयोग करना चाहता था, इसलिए उन्हें अपनी मूल योजना बदलनी पड़ी और पहले से ही प्रवेश करना पड़ा। दूसरे पक्ष को अचंभित कर दें। आधे घंटे बाद तलवार राजा शहर की टीम खंडहर में प्रवेश कर चुकी थी।
राजा कुंशा ने हुआंग जू से भी औपचारिक रूप से मुलाकात की। हालांकि इससे पहले कि वे लंबे समय तक बात करते, किसी ने अचानक सूचना दी, बॉस, जियानवांग शहर के बदमाश पहले ही खंडहर में घुस आए हैं। ये खबर सुनकर हुआंग जू अचानक चिंतित होकर खड़ा हो गया। ठीक है, अब और बकवास नहीं, आप सहयोग कर सकते हैं। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको लिंगजियो को मारना होगा। राजा कुंशा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हुआंग जू, जो पहले उसके साथ सौदेबाजी कर रहा था, अचानक बहुत उदार हो गया। ठीक है, लेकिन महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? खंडहर खतरों से भरे हुए हैं और महाराज ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। अगर वे अंदर चले गए तो क्या होगा? शायद वे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। राजा कुंशा ने संदेह से पूछा, तुम लिंगजियो को नहीं जानते? हालांकि उस बच्चे की साधना बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वह बेहद चालाक है और उसके पास महान जादुई शक्तियां हैं और वह सभी प्रकार की अजीब तकनीकों में अच्छा है। उनके रहते कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि जियानवांग सिटी की टीम सफल नहीं होगी। हुआंग जू ने उत्सुकता से कहा। हुआंग जू ने पहले लिंगजियाओ को कम आंका था, लेकिन कई असफलताओं का अनुभव करने के बाद उसने एक सच्चाई को गहराई से समझ लिया। उस बच्चे लिंगजियाओ से निपटना कितना मुश्किल है। जो काम दूसरे नहीं कर सकते, लिंगजियाओ भी शायद न कर सके। इस बच्चे का सामना करते समय आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उस स्थिति में हम तुरंत चले जाएंगे, लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी पूरी योजना है। सुनिश्चित करें कि वे सभी अंदर ही मर जाएं और बाहर न निकल पाएं। लेकिन ये योजना थोड़ी खतरनाक है और यह हमें फंसा सकती है, इसलिए मैं इसका उपयोग तब तक नहीं करूंगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। राजा कुंशा एक सतर्क व्यक्ति है। हुआंग जू के लिंगजियो के मूल्यांकन को सुनने के बाद उसने सोचा कि उसका अभिशाप हटा दिया गया है। इस लिंगजियो से निपटना वास्तव में कठिन है। कोई बात नहीं, चलो चलें। जब तक आप लिंगजियो को मार सकते हैं, मैं आपको वह पाने में मदद कर सकता हूं जो आप चाहते हैं। लिंगजियो को मारने के लिए हुआंग जू ने राजा कुंशा के साथ सहयोग करने में भी संकोच नहीं किया। दूसरा पहलू, आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहर के भीतर आप जितना अंदर जाएंगे, वहां उतने ही कम लोग होंगे। जब हम प्रवेश द्वार से लगभग 1000 मीटर दूर चले तो तलवार राजा शहर के लोगों को छोड़कर कोई भी तटस्थ योद्धा नजर नहीं आया। लिंगजियो और अन्य लोग यहां पहुंचे, लेकिन उन्हें लगातार 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना पड़ा। बेशक ये सब लिंगजियाओ का श्रेय है। यद्यपि इसे बलपूर्वक तोड़ने के लिए दिव्य आत्मा क्षेत्र के किसी मजबूत व्यक्ति पर भरोसा करना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार संरचना जीर्ण शीर्ण हो गई है और पहले की तरह विश्वसनीय नहीं है। लेकिन इससे न केवल बहुत शोर होता है, बल्कि बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, जो बहुत ही लाभकारी है। ये यहीं से शाखाबद्ध होगा। बाईं ओर वह स्थान है जहां कानून का फूल है और दाईं ओर वह स्थान है जहां ईश्वर का फल है। इस जानकारी की जांच करने के क्रम में हमने बहुत से अच्छे लोगों को खो दिया और यहाँ तक कि मैंने स्वयं भी कार्रवाई की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह इतना आसान होगा। जो लोग संरचना को जानते हैं वे अलग होते हैं। ये मोड़ थोड़ा भावुक हो गया। उसे डॉट बनाने का ज्ञान पहले ही सीख लेना चाहिए था। पहले कानून का फूल ढूंढो। लिंगजियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, शायद दूसरों के लिए देवताओं का फल ही वह चीज है जिसे वे सबसे अधिक चाहते हैं। लेकिन लिंगजियाओ के लिए यह बिल्कुल विपरीत था। उसे कानून के फूल की ज्यादा जरूरत थी। यद्यपि कानून का फूल शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के योद्धाओं के लिए बहुत कम महत्व रखता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि एक शक्तिशाली कीमियागर योद्धाओं के लिए लाभकारी अमृत को परिष्कृत करने के लिए कानून के फूल और अन्य औषधीय सामग्रियों का उपयोग कर सकता है। इसलिए कुछ लोग कानून के फूल के लिए भी लड़ रहे हैं। हालांकि केवल कुछ ही लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं और उनमें से कोई भी अंततः वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये कियू ने याद दिलाया। यहाँ आने से पहले ही हमें इन कठिनाइयों के बारे में पता था। चाहे कुछ भी हो, हमें कानून का फूल अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यह इस बात से संबंधित है कि क्या मेरी योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। यदि लिंगजियाओ अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करना चाहता है, तो वह कठिनाइयों से नहीं डर सकता। मेरी बात सुनो, सर चलो। ये मो ने अपना हाथ हिलाया और सभी लोग कानून के फूल की ओर दौड़ पड़े। ये 20 मिनट से अधिक समय तक चला। राजा कुंशा और हुआंग जू से बनी संयुक्त टीम भी सड़क के दोराहे पर पहुंची। अंधेरे से एक काली परछाई चमक उठी। उसने सिर झुकाकर कहा, बॉस, वे कानून के फूल पर चले गए। अजीब बात है,
कानून का फूल शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत प्रभावी नहीं है। उसे उस चीज की क्या जरूरत है? राजा कुंशा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो पहले देवताओं का फल ढूंढते हैं। तो क्या हुआ अगर उसे कानून का फूल मिल भी जाए? उसके पास अभी भी जिंदा बाहर निकलने का कोई मौका नहीं है। नहीं, हमें पहले लिंग जियाओ को मारना होगा। हुआंगजू ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप देवताओं का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारी शक्ति पर भरोसा करना होगा, इसलिए पहले लिंगजियो को मारें और फिर देवताओं का फल ढूंढें। कितनी परेशान करने वाली औरत है। राजा कुंशा ने भौहें सिकुड़ी। वह हुआंगजू को मारना चाहता था, लेकिन हुआंगजू को विशेषज्ञों द्वारा संरक्षण दिया गया था। अगर वह उसे मार भी दे तो भी उसे बहुत खर्च करना पड़ेगा, और अगर येमो इसका फायदा उठाता है तो यह एक मजाक होगा। और जैसा कि हुआंगजू ने कहा, अगर वह देवताओं का फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे हुआंगजू की शक्ति पर भरोसा करना होगा। इस यात्रा के इतना आसान होने का कारण ये था कि हुआंगजू की टीम में एक एरे मास्टर था। बस इतना ही, चलो पहले लोगों को मारते हैं। लेकिन हुआंगजू, कृपया मेरी बात सुनो। यदि तुमने उस बच्चे को मारने का पछतावा करने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें स्वर्ण क्षेत्र में लौटने से रोकूंगा। दूसरे लोग तुम्हारे पिता से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं। राजा कुंशा ने लिंग जियाओ और अन्य लोगों का पीछा करने से पहले हुआंगजू को धमकी दी। खंडहर में प्रवेश करने के बाद लिंग जियो और अन्य लोगों की गति धीमी हो गई। हालांकि मैं वास्तव में कानून का फूल जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन इस खंडहर में कई खतरे हैं और मुझे इससे सावधान रहना होगा, क्योंकि आत्मा कवच संप्रदाय हजारों साल पहले नष्ट हो चुका था। इस खंडहर में कई ऐसे स्थान हैं जो पवित्र स्थान बन गए हैं जहां राक्षस रहते हैं। रास्ते में उन्हें कई शक्तिशाली राक्षसों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से ये दल बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा लिंग मेई ने समय रहते दुश्मन का पता लगा लिया और संकट को आसानी से हल करने में सक्षम हो गई। सावधान रहो, आगे एक राक्षस घात लगाए बैठा है। लिंग मेई को अचानक याद आया। ये मो ने कुशलतापूर्वक कुछ इशारे किए और बिना बोले ही उसके स्वामियों ने युद्ध संरचना की व्यवस्था कर दी थी। मैं उन्हें बाहर निकालूंगा। लिंग जियो की आकृति बाहर निकली और फिर उसने राक्षस की दहाड़ सुनी। लिंग जियो का आकार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल दर्जनों राक्षस जानवर भयंकर रूप में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार को आगे बढ़ाने वाले साथी को लूट लिया गया हो। इसे करें, ये मो चिल्लाया और उसके स्वामी उन राक्षसों से लड़ने के लिए दौड़े। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इन लोगों के बीच एक कमांडर और शीर्ष मास्टर के रूप में उसे शक्तिशाली शत्रुओं से लड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। वर्तमान कार्य ऊर्जा संरक्षण करना है। राक्षस कमजोर नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका सामना आत्मा क्षेत्र में शक्तिशाली पुरुषों के इस समूह से हुआ। स्वाभाविक रूप से वे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे, लेकिन लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। जब सभी राहत की सांस लेने वाले थे तो एक काली छाया अचानक लिंग मेई की ओर बढ़ी। यह आदमी बहुत देर से अंधेरे में छिपा हुआ था। बस उस पल का इंतजार है जब सभी लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। दुर्भाग्यवश इसकी गणना गलत हो गई। भले ही अन्य लोग अपनी सुरक्षा में ढील दे दें, लेकिन लिंग जियाओ ऐसा नहीं करेगा। मानव ईश्वर विद्रोह। आपातकालीन स्थिति में लिंग जियो ने सबसे शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल किया। भगवान विद्रोह कला की क्रॉस शैली के बाद कदम। इस चाल को करते समय उसमें देवताओं का विरोध करने की भयानक इच्छाशक्ति निहित थी। इससे सभी लोग हैरान रह गए। वह राक्षस जो देव शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया था, वास्तव में लिंग जियो की तलवार से पीछे हट गया और चकनाचूर हो गया। लिंग जियाओ को लगा कि उसकी सारी शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई है। सौभाग्यवश ईश्वर विद्रोह तलवार ने उसे कुछ दबाव सहने में मदद की। इससे वह बेहोश होने से बाल बाल बच गया। रेनशीन नी की चाल 9 ड्रैगन दिव्य कला के ड्रैगन से अधिक शक्तिशाली है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। सौभाग्य से हाथ में निशान की तलवार के साथ 9 ड्रैगन दिव्य कला की तुलना में रेनशीन नी का प्रदर्शन करना बहुत आसान है। आराम मत करो, यह आत्मा कवच पहने हुए मार्शल आत्मा की छाया होनी चाहिए, जिससे राक्षस से निपटना अधिक कठिन है। लिंग जियो चिल्लाया और फिर जल्दी से मुट्ठी भर गोलियां निगल लीं। अन्य लोगों को लगता था कि ये गोलियां बहुत कीमती हैं, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खा लिया। वैसे भी उसका शरीर बहुत मजबूत है और इसे सहन कर सकता है। वह खुद भी गोलियां बना सकते हैं, इसलिए उन्हें बर्बादी का डर नहीं है। आत्मा कवच संप्रदाय वास्तव में ऐसी भयानक चीज बना सकता है।
शायद यह उस समय बहुत शक्तिशाली था। ये मो भी हैरान था। अगर लिंग जियाओ न होता तो लेंग मेई पर घात लगाकर हमला किया जाता। इन मार्शल आत्माओं को आत्मा कवच के साथ एकीकृत किया गया है और इनमें शक्तिशाली आत्मा कवच संप्रदाय की ताकत और साधना शामिल है। यदि आप इसे प्राप्त कर सके तो ये बहुत मददगार होगा। ये मो ने बिखरी हुई मार्शल आत्मा को देखा और आह भरी, लेकिन मास्टर, आपने जो प्रहार किया वह वास्तव में शक्तिशाली था। क्या आप ब्रेक लेना चाहते हैं? नहीं, चलते रहो। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा। हालांकि वह गंभीर रूप से थका हुआ था, इतने सारे लोगों की सुरक्षा के कारण वह जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मो के शब्दों ने लिंग जियाओ को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इन आत्मिक योद्धाओं को वश में करने का कोई तरीका है? अगर यह सफल हो जाता है तो भले ही तानाशाह साम्राज्य पहले से ही अनंत ईश्वरीय क्षेत्र में चला जाए, एक निश्चित गारंटी होगी। इस तरह के संरक्षण के तहत इसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। फिर सभी लोग आगे बढ़ते रहे। रास्ते में हमें राक्षसों के कई हमलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कई लोग घायल हुए, लेकिन ये सब मामूली बातें थीं। लिंग जियाओ नामक एक शक्तिशाली फार्मासिस्ट की मदद से उनकी चोटें कुछ ही सेकंड में ठीक हो सकती थीं। राक्षसों से निपटना आसान है क्योंकि वे बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन वह मार्शल स्पिरिट योद्धा वास्तव में मुश्किल है। इसके अलावा ये मार्शल स्पिरिट योद्धा इस टीम में लेंग मेई की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत थे। इसलिए बार बार किए गए सभी गुप्त हमले लेंग मेई पर लक्षित थे। सौभाग्यवश मैंने एक बार सबक सीख लिया और अगली कुछ बार तो ऐसा हुआ कि मैं बाल बच गया। लिंग जियो को मार्शल स्पिरिट योद्धाओं की कई अपेक्षाकृत पूर्ण लाशों का निरीक्षण करने का अवसर मिला। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये शब्द सिर्फ आत्मा का कवच है। आत्मा कवच वास्तव में शक्तिशाली मार्शल आत्माओं और मजबूत पुरुषों की खेती को सील करने के लिए जादुई घेरे और पवित्र पैटर्न का उपयोग करता है। रास्ते में उसने कोई हरकत नहीं की। ठीक होते समय वह इन जादुई घेरों और पवित्र प्रतिमानों पर विचार करता रहा। उसकी आंखों में उत्साह था। लगभग 20 मिनट के बाद सभी लोग अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां कानून का फूल था। कानून का फूल कीचड़ भरे दलदल में उगता है। ये गाद से बाहर निकलता है, लेकिन दाग रहित रहता है। लिंग जियो को आश्चर्य हुआ कि यहाँ अन्य योद्धा भी थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून के फूल को पाने का कोई रास्ता नहीं है और वह अपने चेहरे पर शिकन के साथ वहां बैठा है, अपने दिमाग पर जोर डाल रहा है और गहराई से सोच रहा है। जो योद्धा यहाँ तक पहुँच सकते हैं वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं और वे सभी दिव्य आत्मा क्षेत्र में शक्तिशाली हैं। लेकिन लिंग जियाओ की टीम की तुलना में ये स्पष्ट रूप से अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए वे लोग इस समय अधिक घबराए हुए और सतर्क लग रहे थे। लिंग जियो ने उन्हें अनदेखा किया और दलदल में फूलों के खेत को देखने लगा। कानून का फूल वास्तव में एक नहीं बल्कि एक टुकड़ा है जिसमें कानून के हजारों फूल हैं। प्रत्येक फूल अत्यंत ही मधुरता से खिलता है। वह साधारण सी दिखने वाली दलदली भूमि कानून की एक अजीब आभा बिखेर रही थी। लिंग जियाओ को वहां संरचना के निशान मिले। आत्मा कवच संप्रदाय और पवित्र पैटर्न संप्रदाय एक ही युग के संप्रदाय हैं। पवित्र पैटर्न तकनीक पवित्र पैटर्न संप्रदाय से सीखी गई होगी। ये बहुत अच्छी है, लेकिन पवित्र पैटर्न संप्रदाय की तुलना में ये बहुत पीछे है। हालांकि सोल आर्मर संप्रदाय की जादुई संरचनाएं और निर्माण क्षमताएं काफी मजबूत हैं। दोनों को मिलाकर देखने पर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। आखिरकार जो योद्धा संरचना और पवित्र पैटर्न दोनों को जानते हैं वे वास्तव में दुर्लभ हैं। जब लिंग जियो ने ये सोचा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये तो बस उसके लिए तैयार किया गया एक अवशेष है। वह कितना भाग्यशाली था कि उसे पवित्र पैटर्न संप्रदाय के अवशेषों का पहले ही पता चल गया, अन्यथा आज उसे सिरदर्द हो जाता। जैसे ही वह कुछ सोच रहा था, अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगे और सतर्क हो गए। लोगों का एक समूह अंधेरे से बाहर निकला। आखिरकार पकड़ लिया गया। कानून का फूल अभी तक नहीं छीना गया है। ये देखकर कि लिंग जियो और अन्य लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्यूईफी थोड़ा उत्साहित थी। वह उन लोगों में से एक है जो लिंग जियाओ को गर्वित होते हुए नहीं देखना चाहते। हुआंगजू, तुम वाकई काबिल हो और तुमने वास्तव में कुंगशा राजा के साथ सांठगांठ की है। मुझे डर है कि अगर गोल्डन किंग को इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो जाएगा। लिंग जियो ने हुआंगजू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर मेरे पिता को इसके बारे में पता चल गया? इस दुनिया में कोई स्थायी दुश्मन और कोई स्थायी दोस्त नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शैतान के साथ सहयोग करूं। कुंशा राजा की तो बात ही छोड़िए, हुआंगजू ने घृणा से कहा। ऐसा कहने के बाद आप बस एक बाघ की खाल मांग रहे हैं। सावधान रहें और अपनी जान जोखिम में डालें। लिंग जियाओ ने हल्के से हुआंगजू की ओर देखा। इस महिला की चतुराई के कारण ये समझ पाना असंभव था कि राजा कुंशा क्या सोच रहा था। फिर भी वे अभी भी सहयोग करते हैं, जो दर्शाता है कि यह महिला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी पागल है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें आज यही मरना है। मुझे परवाह नहीं कि कानून का फूल किसे मिलता है, मैं केवल तुम्हारा जीवन चाहता हूँ। हुआंगजू की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर हो गई। पागल, क्या मुझे तुमसे कोई गहरी दुश्मनी है? लिंग जियाओ सचमुच अवाक रह गया। उसे हुआंगजू से नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन यह महिला उसे गंभीर दुश्मन क्यों मानती थी? तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा मुझे डराती है। जब तक आप यहाँ हैं, मुझे डर है कि भविष्य में गोल्डन मार्शल किंगडम शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। पिताजी, वह आपको कम आंकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब तुम मर जाओगे तभी मुझे चैन मिलेगा, हुआंगजू ने दांत पीसते हुए कहा। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया। उस मामले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआंगजू, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हो। आज जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। बकवास बंद करो, चलो ये करते हैं। हुआंगजू ने राजा कुंशा की ओर देखा और कहा, सभी लोग मेरे पीछे दलदल में चले आओ। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि उसके पक्ष की ताकत प्रतिद्वंद्वी की संयुक्त ताकत नहीं हो सकती। यदि आप बलपूर्वक लड़ेंगे तो आपको भारी क्षति ही होगी। लेकिन उसे एक अच्छा विचार सूझा। वह सीधे दलदल में चला गया। तलवार राजा शहर से 100 से अधिक लोग बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे अंदर चले आए। पागल, हुआंगजू रुक गया और आश्चर्य से चिल्लाया। उनकी टीम पहले भी यहाँ आ चुकी थी और कई लोगों को खो चुकी थी। ये दलदल बहुत ही विचित्र और डरावना है। जब कोई योद्धा इसमें प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उसे जहर दिया जाएगा और फिर उसके शरीर को कीचड़ भरा दलदल निगल जाएगा। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये बेकार ही रहेगा। तभी वह रुकी और बोली कि लिंग जियो पागल है। लिंग जियाओ का व्यवहार पूरी तरह से आत्मघाती है। दलदल के किनारे पहरा दे रहे योद्धा भी अचंभित रह गए। उन्होंने दलदल में प्रवेश करने के बाद योद्धाओं की दुखद मृत्यु देखी थी। इस मूर्ख ने वास्तव में बहुत से स्वामियों को मृत्यु के लिए बुलाया था। हा, चूंकि वे स्वयं मृत्यु चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंशा राजा भी जोर से हंसे। सच कहे तो हालांकि वह तलवार राजा येमो से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसे जीतने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए यदि वह लड़ाई से बच सकता तो वह कभी लड़ना नहीं चाहता। उसके लिए इस तरह मरना बहुत आसान है। क्यूफी ने अपने दांत पीस लिए। वह हमेशा से लिंग जियाओ को अकेले ही मारना चाहता था। ऐसा लगता है कि इसकी कोई संभावना नहीं है। कई लोगों की उपहासपूर्ण या क्रोध भरी निगाहों के सामने लिंग जियो और जियानवांग शहर के योद्धा दलदल में उतर गए। लेकिन अगले ही पल ये लोग अचंभित रह गए। उन्होंने जो सोचा था वह नहीं हुआ। लिंग जियाओ और अन्य लोग बिना किसी समस्या के कानून के फूल की ओर चले गए। क्या हो रहा है? क्या दलदल में बनी संरचना हटा दी गई है? हुआंगजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत आदेश दिया, पीछा करो, जल्दी से पीछा करो। केवल हुआंगजू ही नहीं, कई तटस्थ योद्धा भी उसी समय दलदल की ओर दौड़े। हालांकि इसके बाद हताश चीखें और शोकपूर्ण चीखें सुनाई देने लगी। जो कुछ लोग अंदर गए वे सभी मर चुके थे। ये बुरा है। उन लोगों को मरते हुए देखकर हुआंगजू, कुंशा किंग और अन्य लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। लिंग जियो की रहस्य की भावना फिर से बढ़ गई है। ये मोह ने दिल में आह भरी। उसके मन में लिंग जियाओ का दर्जा ऊंचा हो गया है। यदि आप दलदल के जहर से नहीं डरते तो इसका कारण यह है कि हर किसी के शरीर पर जहर रोधी पवित्र पैटर्न बना हुआ है। दलदल में गिरने का डर नहीं, क्योंकि हर किसी के शरीर पर हल्केपन का पवित्र निशान बना हुआ है। इस दलदल की संरचना बहुत ही विचित्र है। योद्धा को दैवीय ऊर्जा या आत्मिक शक्ति का थोड़ा सा भी उपयोग करने की अनुमति नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी दिव्य ऊर्जा या आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जहर दिया जाएगा या आप डूब जाएंगे। ये बिल्कुल समझ से परे लगता है। वास्तव में यदि आप पवित्र पैटर्न और संरचनाओं को समझ लें तो ये बहुत सरल हो जाता है। चाहे वह उड़ना हो या विष का प्रतिरोध करना हो, ये सब पवित्र पैटर्न द्वारा किया जाता है।
और योद्धा इसे किसी भी आत्मिक शक्ति या दैवीय ऊर्जा का उपयोग किए बिना कर सकता है। अरे वाह, मैंने वास्तव में उस आदमी को सफल होने दिया। राजा कुनशा, हुआंगजू, क्यूईफी और अन्य लोग असहाय महसूस कर रहे थे। दलदल ने उन्हें पूरी तरह से फंसा लिया। इसके विपरीत स्वॉर्ड किंग सिटी में लोग स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं। कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे, वे सामान लेकर निकल जाएंगे। उसे अभी भी मरना है, हुआंगजू ने अंततः अपने दांत पीसते हुए कहा। यहाँ कोई अन्य निकास नहीं है, इसीलिए हुआंगजू ने ऐसा निर्णय लिया। जब स्वॉर्ड किंग सिटी में सभी लोग फूलों के खेत के पास पहुंचे तो लिंगजियो ने अपना हाथ लहराया और फूलों के खेत को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रत्यारोपित कर दिया। इस तरह वह अमृत बनाने के लिए कानून के सबसे ताजे फूलों का उपयोग कर सकता है। मास्टर, मुझे यह मिल गया। लिंग मेई ने वास्तव में दलदल की गहराई से एक कांस्य दर्पण निकाला। लिंगजियो ने कांस्य दर्पण लिया और जैसे ही उसने इसे लिया, उसे शक्तिशाली आत्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। जैसे ही वह ध्यानपूर्वक जांच करने वाला था, उसने अचानक पाया कि दलदल पर बनी संरचनाएं और पवित्र पैटर्न गायब हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कांस्य दर्पण निर्माण और पवित्र पैटर्न की कुंजी है, जो उनके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। खजाना मिल गया है, अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलें। लिंग जियाओ ने एक सरनी शोधन पत्थर निकाला, जिस पर टेलीपोर्टेशन सरनी सील कर दी गई थी। जहाँ सड़क 2 भागों में बंटती थी, वहां उसने चिन्ह लगा दिए थे। संरचना पत्थर के माध्यम से खोला गया टेलीपोर्टेशन सरनी सीधे सड़क के दोराहे तक पहुंच सकता है। भाड़ में जाओ, ये भी ठीक है, राजा कुंशा ने शाप दिया। जल्दी करो और देवताओं के फल के पास जाओ। यह आदमी लिंगजियो वास्तव में चालाक है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और बाहर भाग गया। हुआंगजू भी नहीं रुका। आखिरकार कोई भी देख सकता था कि लिंगजियाओ ने टेलीपोर्टेशन सरनी का इस्तेमाल किया था और दुश्मन के आने का इंतजार करने की उनकी रणनीति पूरी तरह से बेकार थी। बस जितना संभव हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। चालाक आदमी, एक पल के लिए मुझे तुम पर गर्व होने दो। तुम वास्तव में टेलीपोर्टेशन सरनी स्थापित करना जानते हो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आपकी सामग्री को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा वह हमारा होगा। क्यूफी ने लिंगजियो को उग्रता से देखा और सैनिकों का पीछा किया। वास्तव में क्यूफी सही थी। हालांकि टेलीपोर्टेशन सरनी को स्थापित करना सरल है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को इकट्ठा करना मुश्किल है। यदि संकट न होता तो वह इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन इस बार निर्माण पत्थर का उपयोग 3 बार किया जा सकता है। सभी सामग्रियां ये मो द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। अंदर प्रवेश करने से पहले उसने बाहर एक निशान बना दिया। जब तक यह 1000 मीटर के भीतर है, आप चिन्हित बिंदु के स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये लिंगजियाओ की भी सीमा है। इस दूरी से आगे ये काम नहीं करेगा। अगले ही पल लिंगजियाओ और अन्य लोग सड़क के दोराहे पर आ गए। वे रुके नहीं, बल्कि सीधे उस जगह चले गए जहां देवताओं का फल था। पीछा करने की आवाज बहुत दूर तक नहीं सुनी गई है और दुश्मन की गति धीमी नहीं है। सर, आप सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। यदि इस बार आप न होते तो कानून का फूल कभी इतना निश्चिंत नहीं हो पाता। ये मो ने आह भरी। वरिष्ठ तलवार राजा, कृपया मेरी प्रशंसा मत करो। एक सफलता का मतलब हर बार सफलता नहीं है। व्यवस्था का फूल तो प्राप्त हो गया है, परंतु परमेश्वर के फल ने अभी तक अपनी छाया भी नहीं देखी है। लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपनी घृणा को दूर रखना बेहतर है, ताकि गटर में न डूबो। आखिरी मिनट तक ये कहना बहुत मुश्किल था कि हम जीत गए हैं। ये दुर्लभ है कि युवा मास्टर इतनी छोटी उम्र में इतने विनम्र और सतर्क हैं। आप उनकी प्रशंसा करते हैं। ये मो को पता चला कि उसे यह छोटा लड़का लिंगजियो बहुत पसंद आ रहा था। वह अपने वादे को पूरा करने के लिए काम करता था, लेकिन अधिक से अधिक संपर्कों के साथ वह लिंगजियो का अनुसरण करने में अधिक से अधिक रुचि रखने लगा, क्योंकि लिंगजियो हमेशा उसे आश्चर्यचकित करता है। बात करना बंद करो और चलो। लिंगजियो अपने दिल में खुश था, लेकिन वह जानता था कि वह इस समय बहक नहीं सकता था। केवल तभी जब आप सफलतापूर्वक परमेश्वर का फल प्राप्त करते हैं और फिर सुरक्षित रूप से निकल जाते हैं, वास्तविक विजय होती है। फिर हम तलवार राजा शहर में जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत कर सकते हैं। तलवार राजा शहर की बात करें तो इस समय तलवार राजा शहर के आसपास बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। तलवार राजा शहर पूरी तरह से घेर लिया गया था। तलवार राजा शहर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ये कियू की मां फैंग कियू है। भले ही वह सिर्फ एक महिला प्रेमी थी,
लेकिन अफवाह थी कि वह और ये मो एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी थे। लेकिन बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया और धीरे धीरे लोगों की नज़रों से ओझल हो गई। अब फैंग क्यू युद्ध के मैदान पर वापस आ गया है, ठीक न्यू गुयंग और हुआ मुलान की तरह। मैंने सोचा था कि मिस्टर लिंग निराधार थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके शब्द एक आदर्श वाक्य में बदल गए। फैंग क्यू टॉवर पर खड़ा था और तलवार राजा शहर को घेरने वालों को उदासीनता से देख रहा था। सौभाग्य से हमारे पास श्री लिंग द्वारा व्यवस्थित संरचना है, अन्यथा वर्तमान ताकत के साथ शहर की रक्षा करना मुश्किल होगा। आदेश दो, गठन सक्रिय करो, और जो भी हमला करने की हिम्मत करेगा वह मारा जाएगा। तुम सचमुच सोचते हो कि हमारा तलवार राजा शहर मिट्टी से बना है? फैंग क्यू ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। हालांकि दिव्य आत्मा क्षेत्र के सभी स्वामी स्थानांतरित हो चुके हैं, फिर भी तलवार राजा शहर में अभी भी कई योद्धा बचे हैं। गठन की सुरक्षा के साथ उनके लिए शहर की रक्षा करने में कोई समस्या नहीं है। जब आप वापस आएंगे तो मैं एक उत्सव भोज आयोजित करने के लिए तलवार राजा शहर में आपका इंतजार करूंगा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। फैंग क्यू ने खंडहर की ओर देखा। वास्तव में वहां की स्थिति यहां से भी बदतर थी। खंडहर पर लौटे। गुरुजी, यह क्या है? लेंग मेई ने लिंग जियाओ के हाथ में कांस्य दर्पण की ओर इशारा करते हुए पूछा। सड़क पर लड़ाई के लिए इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तलवार राजा शहर के योद्धा पर्याप्त हैं। इससे लिंगजियो भी बेहद भाग्यशाली हो गया कि उससे ये मो का समर्थन प्राप्त था, अन्यथा अकेले उसकी ताकत से बाघ के मुंह से भोजन छीनना असंभव हो जाता। वह निश्चित रूप से इन भयानक राक्षसों और आत्मिक योद्धाओं से अकेले निपटने में सक्षम नहीं होगा। सबसे कमजोर लोग दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। यहाँ तक कि राक्षसी जानवर भी हैं जो आत्मा के दायरे में सक्षम हैं। वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था। ऐसा लगता है कि यह एक जादुई हथियार है जिसका उपयोग संरचना और पवित्र पैटर्न को बनाए रखने के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ यह क्षतिग्रस्त हो गया है। लिंग जियाओ ने इस कांस्य दर्पण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि यह कोई शाही कलाकृति नहीं थी। कोई सुराग नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से शाही हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से ये लंबे समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और जादुई हथियार की चमक कुछ हद तक खो चुका है। क्या यह अब उपयोगी है? यू फानगहुआ ने उसके बगल में पूछा। बेशक ये काम करता है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मैंने इसका अध्ययन किया है। अगर इस कांस्य दर्पण की शक्ति तुरंत जारी की जाती है, यह आत्मा क्षेत्र में किसी शक्तिशाली व्यक्ति को सीधे मार सकता है, लेकिन उस समय तक कांस्य दर्पण नष्ट हो जाएगा। बहुत डरावना। लिंग मेई और यू फेंगहुआ दोनों हैरान दिखे। भले ही इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ा हत्यारा था लिंग जियो के लिए। हालांकि उसके हाथ में कांस्य दर्पण बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था, यह एक बड़ा हत्यारा हथियार बन गया। महत्वपूर्ण क्षण में वह हार मानने में संकोच नहीं करेगा। इस तरह की चीज उसके हाथ में होने पर भले ही वह कुंशा राजा द्वारा पकड़ा जाए, वह हार को जीत में बदलने की क्षमता रखेगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे, ये मो को पता था कि तलवार राजा शहर के आकाओं का उपयोग करके सड़क पर अवरोधकों को लगातार कैसे हटाया जाए। चाहे वे राक्षस थे या आत्मिक योद्धा, वे सभी मारे गए। ये कठिनाई कानून के फूल जैसी ही है। आखिरकार ये एक ही सड़क पर दो कांटे हैं। लिंग जियो को केवल कभी कभी उन घायल योद्धाओं को उपचार की गोलियां देने की आवश्यकता होती है और घायलों को संरक्षित किया जाएगा, जबकि स्वस्थ योद्धा लड़ते रहेंगे। यद्यपि इस दौरान उनका सामना कुछ ऐसे योद्धाओं से भी हुआ जो अन्य चीजों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लिंग जियाओ का इस खंडहर में आने का उद्देश्य कानून का फूल और ईश्वर का फल है। उसे पहले ये दो चीजें प्राप्त करनी चाहिए और फिर अन्य चीजों पर विचार करना चाहिए। 20 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद लेंग मेई की उत्साहित आवाज गूंजी, मास्टर, यहाँ देवताओं के फल की आभा है। ऐसा लगता है कि यह जल्द ही यहाँ होगा। लिंग जियो ने सिर हिलाया, ये मो को देखा और कहा, तलवार राजा शहर के भाइयों, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इस बार आपका काम निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगा। यद्यपि येमो ने उसके लिए काम करने का वादा किया था, लेकिन स्वॉर्ड किंग सिटी के अन्य लोगों पर उसका कोई दायित्व नहीं था। वे भी साथ आए और बहुत मदद की। अगर लिंग जियो ने उसे कुछ लाभ नहीं दिया तो यह निश्चित रूप से अनुचित होगा। आपने मेरी बात सुनी, गुरुजी, मैं आपका खून पसीना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कड़ी मेहनत करते रहो, जितनी अच्छी चीजें तुम्हें मिलेंगी उतना ही अधिक पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। ये मो ये भी जानता था कि यद्यपि ये स्वामी उसके प्रति बहुत वफादार थे, फिर भी उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
बिना कारण के वफादारी कभी कभी अविश्वसनीय होती है। जल्द ही सभी ने देवताओं का फल देखा। हालांकि यह केवल एक ही फल है, लेकिन यह अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा है। गोल फल का व्यास कम से कम 1 मीटर है। इतना विशाल दिव्य फल स्वाभाविक रूप से बहुत ही आकर्षक है। ऊपर से सफेद पवित्र प्रकाश निकलता है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे पूजा कर रहे हैं। देवताओं का फल, ये सही है। लिंग जियाओ ने भी यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क किया था। वह पहले से ही जानता था कि देवताओं का फल कैसा दिखता है। हालांकि पुस्तक में वर्णित देवताओं का सबसे बड़ा फल केवल तरबूज के आकार का है। ये बहुत बड़ा है, जिसका अर्थ है कि अधिक दिव्य गोलियों को परिष्कृत किया जा सकता है। पहले मैंने अनुमान लगाया था कि यह संख्या 10 होगी, लेकिन अब लगता है कि मैं कम से कम 100 तक का अनुमान लगा सकता हूँ। व्यवस्था के फूल की तरह परमेश्वर का फल भी खतरों से घिरा हुआ है। लिंग जियाओ इस बारे में सोच रहा था कि इसे कैसे तोड़ा जाए। अचानक हवा को चीरती हुई आवाजें आने लगीं। पता चलता है कि राजा कुंगशा और हुआंगजू की संयुक्त सेनाएं आ चुकी हैं। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी के कारण सभी लोग नहीं आए, केवल कुछ शीर्ष विशेषज्ञ ही आए। क्यू फेई को तो ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ फेंका गया है। आखिरकार मैं उस बच्चे के पास पहुंच गया और मैं लगभग धोखा खा गया था। राजा कुंगशा वहां पहुंचे और देखा कि भगवान का फल अभी भी वहां था और उन्हें राहत मिली। हालांकि वह ये भी जानता था कि परमेश्वर का फल इतनी आसानी से नहीं छीना जा सकता, लेकिन लिंग जियो ने पहले ही अपनी असाधारण क्षमता दिखा दी थी, इसलिए वह सावधान नहीं रह सका। लिंग जियो, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए गर्व कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कानून का फूल मिल गया है। मैं तुमसे कह दूं, देवताओं का ये फल मेरा है। राजा कुंगशा ईश्वर का फल चाहता है क्योंकि वह अपनी मार्शल आत्मा को दिव्य मार्शल आत्मा में उन्नत करना चाहता है। यद्यपि वह बहुत शक्तिशाली है, वास्तव में उसकी मार्शल आत्मा एक साधारण मार्शल आत्मा ही है। ये सिर्फ कांक्षा है, जो साधारण मार्शल आर्ट के बीच एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली प्राकृतिक मार्शल भावना है। यदि कुंगशा की मार्शल आत्मा को दिव्य मार्शल आत्मा में पदोन्नत किया जा सके, तो राजा कुंगशा की ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। उस समय उसे कुत्ते राजा से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस स्वर्णिम सैन्य साम्राज्य के लिए एक नए नेता का समय आ गया है। ये तभी संभव है जब आपके पास इसे प्राप्त करने की क्षमता हो। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि मैं कानून का फूल पा सकता हूँ, इसलिए मेरे पास ईश्वर का फल पाने की क्षमता है। इस तरह के स्थान पर शक्ति निरपेक्ष नहीं होती। हाँ, क्या आपको लगता है कि हम फिर से वही गलती करेंगे? हुआंगजू, तुम आओ और देवताओं के फल को जब्त करने का एक तरीका सोचो। मैं ये मुंह को वापस पकड़ लूंगा। यद्यपि हमारे सभी लोग नहीं आए, फिर भी हम उनके बराबर ही थे। लिंग जियो पर नजर रखो, ये बच्चा बहुत सक्षम है और देवताओं का फल फिर से उसके हाथों में आ सकता है। राजा कुंगशा ने अब अवसर की प्रतीक्षा करने की योजना नहीं बनाई, उसने पहले ये मोह को रोकने का फैसला किया। ये मोह के बिना लिंग जियो उस शक्तिशाली आत्मा योद्धा को भी नहीं हरा सकता था जो देवताओं के फल की रक्षा करता था। तो क्या हुआ अगर आप संरचनाओं और पवित्र पैटर्न को जानते हैं? बोलने के बाद वह हवा में उड़कर चला गया। जंगली रेत का एक टुकड़ा शून्य में लुढ़क गया और सीधे लिंग जियो को घेर लिया। वह सिर्फ ये मोह पर हमला नहीं कर रहा था, वह बस लिंग जियाओ को भी मारना चाहता था। यह पागल रेत कोई साधारण पागल रेत नहीं है, इसमें भयानक जहर है। जब तक इसे छुआ या सूंघा जाएगा, ये तुरंत ही विष बन जाएगा। यदि जहर हल्का है, तो भी आप जहर को शरीर से बाहर निकालने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यदि जहर बहुत गंभीर हो तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। ये क्यों, मिस्टर लिंग का अच्छे से ख्याल रखना। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही तुम्हें खजाने की जरूरत न हो, तुम्हें मिस्टर लिंग को सुरक्षित रखना होगा। ये मो ने ये क्यू को चेतावनी दी और अपने हाथ में लंबी तलवार को हिलाते हुए उसकी तलवार की नियत आसमान में उड़ गई और जंगली रेत को उड़ा दिया। दोनों पक्षों के शीर्ष विशेषज्ञों ने कार्रवाई की और दृश्य काफी चौंकाने वाला था। आतंक की गंध मात्र से ही लोग असहज हो जाते हैं। ये मोह, हालांकि मैं वास्तव में तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, आखिरकार अगर मैं तुम्हें जीत भी लूं तो भी मुझे बहुत नुकसान होगा और दूसरों के लिए मेरा फायदा उठाना आसान होगा। हालांकि आज मुझे कार्रवाई करनी होगी। चूंकि मैंने पहले ही कानून का फूल पा लिया है, तो फिर इतना लालच क्यों? मुझे भगवान का फल दे दो, कुंगशा राजा ने उपहास किया। ये मो की आंखों में भयंकर जानलेवा इरादे दिखाई दिए और उसने ठंडे स्वर में कहा,
राजा कुंशा, क्या आप जानते हैं कि मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। 10 साल, तुमने मेरे बेटे ये क्यू को 10 साल तक कष्ट दिया। इस घृणा का बदला केवल तुम्हारे जीवन से चुकाया जा सकता है, ताकि मैं अपने हृदय की घृणा को बाहर निकाल सकूं। हाँ, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए। कुंशा राजा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आपको शायद यह नहीं पता होगा कि जियानवांग शहर अब निर्वासित भूमि के मजबूत लोगों द्वारा घेर लिया गया है और यह अनुमान लगाया गया है कि यह खतरे में है। इस दंगे में आपकी बेटी और आपकी पत्नी मर जाएंगी। राजा कुंशा के पीछे पागल रेत एक विशाल रेत सांप में संघनित हो गई, अपनी जीभ बाहर थूक रही थी, ये मो को घूर रही थी और हत्या की मंशा बार बार दिखाई दे रही थी। ये मो राजा कुंशा को मारना चाहता था और राजा कुंशा भी ये मो को मारना चाहता था। ये दोनों लोग 10 साल पहले एक दूसरे से झगड़ रहे थे और अब वे 10 साल पहले का मामला सुलझा रहे थे। मैंने सोचा था कि जब ये मो मेरी बात सुनेगी तो वे चौंक जाएंगे, लेकिन राजा कुंशा निराश हो गया। ये मो की अभिव्यक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। राजा कुंशा, हम सभी बूढ़े हैं और यह युग युवाओं का है। आपने शायद यह उम्मीद नहीं की होगी कि जियानवांग शहर ने पहले से ही मास्टर लिंग के नियंत्रण में एक भयानक गठन की व्यवस्था कर ली है। अगर वे लोग वहां गए तो वे मर जाएंगे। क्या? राजा कुंशा का चेहरा अचानक बदल गया। उसे अन्य योद्धाओं की परवाह नहीं थी, लेकिन उसका दत्तक पुत्र ये हान उसकी आशा था। अगर वह भी इस युद्ध में मारा गया तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा। तुमने झूठ बोला। तुम 3 दिन में एक अच्छी संरचना कैसे बना सकते हो? उसे ये मो की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मानो या न मानो, हो सकता है कि अन्य लोग ऐसा न कर सके, लेकिन मास्टर लिंग कर सकते हैं। गुरुजी, मैं बूढ़े राजा कुंशा को मार डालूंगा और बाकी सब आपके पास रहेगा। ये मो ने बकवास करना बंद कर दिया और उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक बाहर आ गई और उसके पीछे तलवार की आत्मा खिल गई। भयानक तलवार ऊर्जा शून्य में रेत सांप के साथ लड़ने के लिए शुरू कर दिया। धमाका! एक निश्चित क्षण पर वे दोनों जोर से टकराए और फिर एक ही समय में पीछे की ओर उड़ गए। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद राजा कुंशा का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। ये कैसे संभव है? आप स्पष्टतः मेरे जितने अच्छे नहीं हैं, फिर अचानक आपकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो गई? क्या तुम मेरे साथ भी टाई कर सकते हो? राजा कुंशा, मैंने कहा था कि आपका समय बीत चुका है। युवा गुरु की पवित्र रून तकनीक आपके और मेरे बीच की खाई को पूरी तरह से भर सकती है। यह मुझे आपसे भी अधिक शक्तिशाली बना सकता है। इससे पहले ये मो वास्तव में अपने दिल में अनिश्चित था। आखिरकार उसने कभी वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा था, इसलिए उसके लिए यह पुष्टि करना मुश्किल था कि लिंग जियाओ की पवित्र रून तकनीक उपयोगी थी। लेकिन इस टक्कर ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। इस बार राजा कुंशा को हार का सामना करना पड़ा। उसकी तलवार की ऊर्जा स्पष्टतः अधिक तीव्र थी और प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाती थी। वरिष्ठ तलवार राजा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें जल्दी करना चाहिए और भगवान का फल प्राप्त करना चाहिए। लिंग जियाओ को वास्तव में राहत मिली। ये मो ने कहा कि वह किंग कुंशा जितना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बात का कोई विशेष डेटा नहीं था कि अंतर कितना था। लिंग जियो केवल स्वयं ही विश्लेषण और अनुमान लगा सकता था। ये गारंटी देना कठिन है कि प्रथम श्रेणी का पवित्र रून इन अंतरालों की पूर्ति कर सकेगा। लेकिन अब ये काफी अच्छा लग रहा है। केवल बर्बर बेल पवित्र चिन्ह सक्रिय होने के साथ तलवार राजा ये मो पहले से ही दूसरे पक्ष के साथ समान शर्तों पर लड़ने में सक्षम था। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं था। और ये मो पर उन्होंने जो पवित्र चिन्ह बनाया था वह सिर्फ बर्बरिक बेल का पवित्र चिन्ह नहीं था। इसके अतिरिक्त लाइट बॉडी होली मार्क, गोल्डन लाइट होली मार्क और यहाँ तक कि फेनेटिक होली मार्क भी थे। ये सभी प्रथम श्रेणी के पवित्र चिन्ह थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते थे, जिससे योद्धाओं को सर्वांगीण सुधार प्राप्त करने में मदद मिलती थी। इसका प्रभाव काफी अच्छा था। जब राजा कुंशा और ये मो लड़ रहे थे तो राजा कुंशा के नेतृत्व में आत्मा क्षेत्र के स्वामी भी तलवार राजा शहर के आत्मा क्षेत्र के स्वामी के साथ लड़े। चूंकि उस पक्ष के लोगों की संख्या पूरी नहीं थी, फिर भी दोनों पक्षों की ताकत बराबर थी। मैं प्रवेश द्वार की रखवाली करूंगा, ये क्यू ने अचानक कहा। जब तक दूसरे पक्ष की सेना नहीं आ सकती, तब तक युवा स्वामी को देवताओं का फल पाने का मौका मिलेगा। सड़क बहुत संकरी थी, इसलिए जब तक कोई शक्तिशाली व्यक्ति इसकी रखवाली कर रहा था, तब तक यह मूलतः एक व्यक्ति का रास्ता था और 10,000 आदमी मिलकर भी इसे नहीं खोल सकते थे। लिंग जियो ने सिर हिलाया और एक ही समय में 2 संरचना पत्थर बाहर फेंक दिए।
साथ मिलकर उन्होंने छोटे 10,000 थंडर अमर निष्पादन गठन को सक्रिय किया। साथ मिलकर उन्होंने प्लेग अस्थि विघटनकारी संरचना को सक्रिय किया। वे युद्ध में ये क्यू की सहायता कर सकते हैं। इस समय विपरीत पक्ष पर शेष लड़ाकू शक्ति केवल हुआंगजू थी और बाकी सभी लड़ाई में शामिल थे। लिंगजियो की ओर से लिंगजियो, यू फानगहुआ और लेंगमेई लड़ाई में शामिल नहीं हुए। बेशक हालांकि उनके पास अधिक लोग थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति बहुत अलग थी। हुआंगजू अर्धचरण आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति था, जो दिव्य शरीर क्षेत्र का 10वां स्तर था। लिंगजियाओ की ओर से लेंगमेई और यू फैंगहुआ दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 9वें स्तर के आरंभ में थे। यद्यपि वे साधारण लोगों से अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी वे अधिक से अधिक दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर स्थित साधारण योद्धाओं से ही लड़ सकते थे। हुआंगजू का सामना करते हुए जीतने की कोई संभावना नहीं थी, भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं। लिंगजियो और वे दोनों अब एक जैसे थे। हालांकि उनके पास 3 शक्तिशाली हथियार थे। उनमें से एक था कांस्य दर्पण, जो उन्होंने अभी अभी प्राप्त किया था, जो पागल रेत राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी एक ही वार में मार सकता था। हुआंगजू का तो जिक्र ही न करें। दूसरा है जियाओ हेई। विकास की अवधि के बाद जियाओ हेई की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी जियो हेई अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी भी बहुत छोटा है। वास्तविक लड़ाई का समय बहुत कम है और इसका उपयोग सही जगह पर किया जाना चाहिए। तीसरा है जियोजिन। अगर जियोजिन समय रहते रिट्रीट से बाहर आ जाए तो हुआंगजू को उसे सौंपने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या जियोजिन समय पर पीछे हटने से बाहर आ सकता है, यह एक समस्या है और लिंगजियो को यह नहीं पता है। तीनों बड़े हथियारों के पास वास्तव में कुछ समस्याएं हैं, इसलिए लिंगजियाओ फिलहाल उनका उपयोग नहीं करना चाहता है। जियो, लिंगमेई और मैं उस औरत को रोकेंगे और तुम भगवान का फल लेने जाओ। यद्यपि हम उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, फिर भी उन्हें रोकना हमेशा कोई समस्या नहीं होती। यू फेगुआ ने सुझाव दिया। ध्यान से लिंगजियो ने यू फेगुआ और लिंगमेई के लिए सुनहरे प्रकाश का पवित्र पैटर्न तैयार किया, इसलिए भले ही हुआंगजू उनसे अधिक मजबूत हो, लेकिन उन्हें चोट पहुंचाना आसान नहीं है। इसलिए वह विश्वास के साथ भगवान का फल प्राप्त करने के लिए जा सकता है। इस बार भगवान का फल पिछले कानून फूल से अलग है। कानून के फूल की सुरक्षा के लिए एक विशेष संरचना और पवित्र पैटर्न है। ईश्वर का फल जंगली प्रतीत होता है और आत्मा कवच संप्रदाय इसकी रक्षा नहीं करता है। हालांकि समस्या यह है कि परमेश्वर के फल के नीचे एक विशाल ज्वाला सिंह पड़ा हुआ है। सिद्धांततः ईश्वर के फल का राक्षसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे डर है कि ज्वाला सिंह के वहां रहने का एकमात्र कारण ईश्वर के वृक्ष द्वारा छोड़ी गई पवित्र सांस है। इससे ज्वाला सिंह के लिए अभ्यास करना आसान हो जाता है। इस ज्वलंत सिंह की शक्ति अत्यंत प्रबल है तथा यह उस स्तर तक पहुंच गई है कि कुंगशा राजा की राजधानी भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। इसलिए न तो कुंगशा राजा और न ही तलवार राजा अकेले देवताओं का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे अपने लोगों को भी साथ ले आते तो भी वे संभवतः मर जाते। हाँ, लिंगजियाओ, तुम देवताओं का फल लेने गए थे। क्या तुम में हिम्मत नहीं है? हुआंगजू, जो पहले तो काफी चिंतित थी, जब उसने जलते हुए शेर को देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। वह अत्यंत शक्तिशाली है और जब एक ही समय में लिंगमेई और यू फेगुआ का सामना करती है तो वह आसानी से अपने विचारों को अलग कर सकती है और बोल सकती है। ये सचमुच शक्तिशाली है। हुआंगजू, जो मैंने तुम्हें दिया है उससे लिंगजियाओ को मारो। कुंगशा राजा अचानक दहाड़ा। जब हुआंगजू ने ये सुना तो उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। आने से पहले राजा कुंगशा ने कहा कि उसके पास तलवार राजा शहर में सभी को यहाँ मरने का एक तरीका है। जहाँ तक विधि का सवाल है, कुंगशा किंग ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने उसे लाल तरल पदार्थ की एक बोतल दी। हुआंगजू ने ज्यादा नहीं सोचा, वह लिंगमेई और यू फेगुआ से बचने के लिए भाग गई और बोतल में तरल लिंगजियो के शरीर पर गिर गया। क्या ये खून है? जब तरल पदार्थ फैला तो आसपास के कई लोगों को उसकी गंध महसूस हुई। हा, ये ज्वाला सिंह शावक का खून है। जब हम पहले यहाँ आए थे तो यद्यपि हमें देवताओं का फल नहीं मिला था, फिर भी हमने ज्वाला सिंह के बच्चे को मार डाला था। फ्लेम लान ने एक बार हमारा पागलों की तरह पीछा किया था, जिसके कारण हमारे ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लिंगजियो, बस उस उग्र जानवर द्वारा टुकड़ों में फाड़े जाने की प्रतीक्षा करो। राजा कुंगशा हंसे। हालांकि वह भाग नहीं सका, उसके पास अंतिम उपाय के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था।
जैसा कि हुआंगजू ने कहा, अगर लिंग जियाओ नहीं मरता तो वह शांति से सो नहीं पाएगा। इसलिए उसे हर कीमत पर लिंग जियो को मारना होगा ताकि वह सहज महसूस कर सके। हो, एक धीमी सी दहाड़ निकली। ज्वाला सिंह ने अचानक अपनी आंखें खोली। निश्चित रूप से खून की गंध ने उस पर असर डाला। दिव्य फल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए विशाल ज्वाला सिंह ने अपनी क्रोधित आंखें खोली। उसकी आंखों में तीव्र आक्रोश और क्रोध था, और उसकी नज़र लिंग जियाओ पर टिकी थी। कुंशा राजा की योजना इतनी क्रूर थी कि उसने लिंग जियो के शरीर पर ज्वाला सिंह के शावक का खून भी छिड़क दिया। यहाँ तक कि लिंग जियो भी इस तरह की चीज के लिए तैयार नहीं हो सका। गर्जन! इससे पहले कि लिंग जियो कुछ सोच पाता, भयानक ज्वाला सिंह आग की एक लकीर में बदल गया और ज्वलंत लाल बिजली की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ा। हिंसक आभा ने राजा कुंशा और तलवार राजा ये मुंह को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। अरे, देखते हैं इस बार तुम मरते हो या नहीं, राजा कुंशा ने भयंकर व्यंग्यात्मक भाव दिखाया। हुआंगजू भी जोर से हंसा। अंततः लिंग जियो नामक इस व्यक्ति को घेर लिया गया। इस स्थिति को देखकर तलवार राजा येमो ने लिंग जियो को बचाने की कोशिश की, लेकिन राजा कुंशा ने उसे रोक दिया। अरे येमो, तुम में से कोई भी आज हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह लड़का बहुत काबिल है? तो फिर उसे मरते हुए देखो। राजा कुंशा ने पागलों की तरह हंसते हुए एक पागल हमला किया, जिससे येमो को लिंग जियो को बचाने का मौका नहीं मिला। इस समय स्थिति बेहद गंभीर थी, और थोड़ी सी देरी ने पहले ही लिंग जियो को बचाने का सबसे अच्छा अवसर बर्बाद कर दिया था। येमो ने गुस्से से कहा, राजा कुंशा, आप वास्तव में बेशर्म हैं। आप वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर पर साधना के चरम स्तर वाले एक बदमाश से निपटने के लिए ऐसी नीच और बेशर्म रणनीति का उपयोग करना चाहते हैं। हास्यास्पद! जियो! यू फिगुआ चिल्लाए और लिंग जियो की ओर दौड़ी। हालांकि वह ज्वलंत शेर का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन जियो हेई अभी भी इसे रोक सकता है। आप कहाँ जा रहे हैं? हुआंगजू की ठंडी आवाज पीछे से यू फांगहुआ के पास आती हुई सुनाई दी। यू फिगुआ की आंखों में ठंडक छा गई और उसके शरीर से एक काली रोशनी निकली। एक भयानक काली हवा दानव ड्रैगन में तब्दील हो गया। यद्यपि यह एक शावक है, फिर भी इसमें दिव्य आत्मा क्षेत्र की शक्ति है। हुआंगजू के पास खुद को बचाने का कोई समय नहीं था, और उसे काले हवा के युवा ड्रैगन ने अपने पंजों से दूर धकेल दिया। उसकी जिंदगी या मौत अज्ञात थी। अगर वह लिंग जियो को बचाने के लिए नहीं दौड़ी होती, तो यू फैंगहुआ ने हुआंगजू को मार दिया होता। इस समय लिंग मेई ने पहले से ही लिंग जियो के सामने बड़ी संख्या में बाधाओं की व्यवस्था कर दी थी, और अनगिनत पौधों ने एक घने अवरोध का निर्माण किया था। ज्वाला सिंह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पहला हमला फिर भी हठपूर्वक रोक दिया गया। जियो हेई को आने और लड़ने का मौका दिया। जियो हेई का वर्तमान लड़ाई समय लगभग 5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जियो हेई और फ्लेम लान के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है, और वे शायद लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। गर्जन! ज्वाला सिंह असंख्य लताओं और जड़ों से उलझा हुआ था, और उसका पूरा शरीर आग की लपटों से ढका हुआ था। आग जल गई। लिंग मेई की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह इसे रोक नहीं सकी। लिंग मेई, जियाओ हेई की सहायता करो। जियाओ, देवताओं का फल लाने जाओ। इस समय ज्वाला सिंह आकर्षित हुआ, और देवताओं के फल लेने का समय आ गया। नहीं, मेरे शरीर में एक शावक का खून है, इसलिए मैं उस आदमी का नंबर 1 लक्ष्य हूँ। लिंग मेई, तुम अपना सामान ले आओ, मैं इस बड़े आदमी को रोक दूंगा। यद्यपि लिंग जियो का फ्लेम लान से कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी उसके पास अप्रत्याशित क्षमताएं हैं। इससे निपटने के बाद कोई समस्या नहीं होगी। यू फिगुआ और जियो हेई की मदद का तो जिक्र ही न करें। लिंग मेई एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर दांत पीसते हुए देवताओं के फल की ओर बढ़ गई। आकाश में राजा कुंशा थोड़ा स्तब्ध था। इस अचानक परिवर्तन से वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। आखिरकार हुआंगजू आधे कदम वाले दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत आदमी था, लेकिन उसे अपने पंजे से छोटी काली चीज ने दूर धकेल दिया। क्या चल रहा है? क्या बर्बादी है? लेकिन वर्तमान स्थिति वैसी ही बनी हुई है। यदि आप ज्वाला शेर को नहीं हरा सकते हैं, तो लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। अंत में कुंशा राजा केवल ये कह सकता है कि हुआंगजू बहुत बेकार है। धमाका! एक बार फिर ज्वाला सिंह लिंग जियो पर झपटा। बहुत तेज। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। भगवान का बेटा रक्त बुराई गठन आरेख। धीरे धीरे शाश्वत देव क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल होने के बाद लिंग जियो अब एक समय में 2 संरचनाएं जारी कर सकता है।
भले ही ये थोड़ा सा ही हो, ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन अभी भी फ्लेम लान की गति को कमजोर कर सकता है। ज़िशियन ब्लड फिएंट फॉर्मेशन आरेख भी लिंग जियाओ के चकमा देने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। ये ज्वाला सिंह को भी कमजोर कर देता है। ये लिंग जियाओ की युद्ध प्रभावशीलता में भी सुधार कर सकता है। हालांकि ये सब स्वाभाविक रूप से उस डरावने आदमी को रोक नहीं सका और ऐसा लग रहा था कि यह सब व्यर्थ था। रक्तपिपासु ढाल, ड्रैगन भगवान बर्फ शील्ड। एक पल में लिंगजियो के सामने एक रक्तलाल विशाल ढाल प्रकट हुई। ये पूरी तरह से रक्तपिपासु महामारी से प्रेरित बचाव है। जब तक आप रक्तपिपासु प्लेग की क्षमता में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, तब तक आप इसे बचाव या आक्रमण के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। रक्तलाल ढाल के पीछे एक दिव्य ड्रैगन द्वारा संघनित एक विशाल बर्फ ढाल है। अत्यंत मोटा, लेकिन फिर भी लिंगजियो को इस बात का भरोसा नहीं था कि वह इसे रोक सकता है। इसलिए उन्होंने स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया। पवित्र पैटर्न का ये स्तर दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर में प्रारंभिक साधना स्तर वाले मजबूत पुरुषों के कई हमलों का सामना कर सकता है। लेकिन फ्लेम लान बहुत शक्तिशाली है। क्या इसे रोका जा सकता है, ये बहस का विषय है। इसलिए उन्होंने कई चीजें की। चंद्रदेव का आशीर्वाद। इस समय यू फेंगहुआ निष्क्रिय नहीं थी। ज्वाला शेर का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने लिंगजियो की रक्षा के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग किया। सुनहरे प्रकाश की दीवार के बाहर चांदनी की एक और परत थी। जियो हेई वहां छिपा हुआ था, ज्वाला सिंह पर घातक प्रहार करने की तैयारी कर रहा था। धमाका! एक ही क्षण में सुरक्षा की पहली परत नष्ट हो गई। रक्तपिपासु प्लेग से बनी रक्तपिपासु ढाल टूट गई, लेकिन बड़ी संख्या में रक्तपिपासु प्लेग भी ज्वाला सिंह से चिपक गए। यद्यपि ज्वाला सिंह की ज्वाला भयानक है, ये सिर्फ एक अजीब आग है। इन रक्तपिपासु विपत्तियों को लिंगजियो की परी आग से शांत किया गया है, इसलिए वे निश्चित रूप से डरते नहीं हैं। दरार! रक्तपिपासु ढाल के टूटने के बाद ड्रैगन बर्फ ढाल भी टूट गई। हालांकि तेज ठंडी हवा ने ज्वाला सिंह की गति और ताकत को कमजोर कर दिया। धमाका! इसके बाद चंद्र देवता का आशीर्वाद टूट गया और यूफेगुआ के मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। ये स्पष्टता सत्ता का प्रतिशोध था। इस समय लिंगजियो की रक्षा न केवल सुनहरा प्रकाश पवित्र पैटर्न थी, बल्कि यह सबसे शक्तिशाली रक्षा भी थी। गर्जन! ज्वाला सिंह दहाड़ता हुआ स्वर्णिम प्रकाश वाली सुरक्षात्मक दीवार से टकराया। पहली बार ऐसा हुआ कि यह तुरंत नहीं टूटा। ऐसा लगता है कि सुनहरी रोशनी सुरक्षात्मक दीवार की रक्षा बहुत मजबूत है और ज्वाला शेर भी पहले बहुत कमजोर हो गया था। इसी कारण वहां ऐसा दृश्य है। हालांकि इस टक्कर ने लिंगजियो के सभी दिव्य सार को नष्ट कर दिया और उसे इसे फिर से भरने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना पड़ा। ये वह टकराव था जिसने लिंगजियाओ की साधना को भी तोड़ दिया जो लंबे समय से स्थिर थी। दिव्य शरीर क्षेत्र का 7वां स्तर, वह तो बस टूट गया। यहाँ तक कि लिंगजियो को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, फिर भी वह इस भयानक प्रतिद्वंद्वी के सामने थोड़ा शक्तिहीन लग रहे थे। दरार! सुनहरी रोशनी वाली सुरक्षात्मक दीवार में दरारें दिखाई दी और लिंगजियो का चेहरा अचानक बदल गया। काली मौत सांप अभिशाप जहर। लिंगजियाओ वास्तव में कांस्य दर्पण का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने इसका उपयोग नहीं किया। उसने उस चीज का उपयोग केवल तभी करने की योजना बनाई जब उसे इसकी जरूरत थी। और अब ये स्पष्ट है कि यात्रा का अंत नहीं है। इससे पहले उसके 9 सिर वाले राक्षस सांप मार्शल आत्मा ने ये क्यू पर काले मौत सांप के अभिशाप जहर को अवशोषित कर लिया था। अब लिंगजियाओ ने इसे जारी कर दिया। एक काले जहरीले सांप ने ज्वाला सिंह को बुरी तरह डस लिया।